चलिए डे 13 है आपका। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये डे 13 होगा। ठीक है। डे 12 की बात करेंगे तो डे 12 में कुछ था नहीं, डे 12 में रिवीजन करने के लिए बोला गया था। ठीक है, इसलिए डे 13 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक थी। एक पार्ट को डे 12 बना दिया था, एक पार्ट को आज हम डे 13 में देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली में डे 12 में कुछ नहीं है। आपने पीछे का जो पढ़ा है डे 1 से लेकर डे 11 तक, उसको रिवाइज करना था। ठीक है, तो चलिए अब लोग हम पढ़ेंगे डे 13। और डे 13 में हम लोगों का जो 45 क्वेश्चन था इसको हम लोगों ने पहले देख लिया था। अब हम लोग 46 क्वेश्चन से देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के समय सराय ए अदल क्या था? तो सराय ए अदल की बात करेंगे तो अनाज को छोड़कर अन्य वस्तुएं जो बिकती जो थी ना, उसको सराय ए अदल में कहते थे। अब तो सराय ए अदल में क्या बिकती थी? तो सराय ए अदल ऐसा बाजार होता था जहां पे वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक जलाने का तेल एवं अन्य वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। ठीक है। और ये बाजार जो था ना, इसको मदद कहाँ से मिलता था, कहाँ से यहाँ पे पैसे आती थी? तो यहाँ पे आपको सरकारी कोष से आपको पैसा आपको देखने को मिलता था। ठीक है, कहाँ से देखने को मिलता था? सरकारी कोष जो थी, यहाँ पे इस बाजार को राजकीय सहायता भी प्रदान की जाती थी। ठीक है। बाकी जो बाजार जो था ना, वहां पे आपको मिलता था बाकी एक बाजार था जहां पे केवल अनाज बिकती थी, जबकि सराय अदल में अनाज के अलावा क्या होता था, सब कुछ आपको बिकने के लिए आती थी। ठीक है, मतलब दैनिक जरूरी की चीज थे। उस समय सराय अदल का निर्माण बदायूं के द्वारा शमी में एक बड़े मैदान पे किया गया था। ठीक है, तो कहाँ पे निर्माण किया गया था? तो बदायूं द्वार के समीप एक बड़ा सा मैदान था, वहां पे किया गया था। ठीक है। दिल्ली में आकर व्यापार करने वाले व्यापारियों को खद्दान व्यापारियों की तुलना में अधिक से अधिक प्रोत्साहन किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण को, पूरी व्यवस्था का संचालन का जो अधिकारी जो होता था, जो पूरे व्यवस्था को जो देखता था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दीवान ए रियासत। क्या नाम है? दीवान ए रियासत। ठीक है, उसके नीचे मतलब बाजार का अधीक्षक भी होता था, जो बाजार की देख रेख करता था। ठीक है, सो सराय अदल के नाम से आई थिंक जानते थे। सॉरी, जो सहनाय मंडी कहते थे, सराय अदल नहीं, सहनाय मंडी। सराय अदल तो मार्केट था। तो सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था, दीवान ए रियासत होता था। और उसके नीचे जो होता था उसको बोलते थे सहना मंडी। उसके नीचे बरिद होते थे, जो बाजार में घूम घूम कर निरीक्षण करते थे। बरिद के नीचे मुनिहान या फिर गुप्तचर कार्य करते थे। बाजार व्यवस्था के अधिकारियों का अवरोही क्रम अगर पूछ देगा तो सबसे पहला क्या होगा, रिपीट कीजिएगा जरा। दीवान रियासत, उसके नीचे सहनाय मंडी, उसके नीचे बरिद, और उसके नीचे मुनियान। ठीक है, याद रहेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ा अधिकारी दीवान रियासत, उसके बारे में बात करूंगा तो शहनाय मंडी, उसके बाद बात करेंगे तो बरिद, और उसके बाद मुन्हियान। अलाउद्दीन अलाउद्दीन मलिक ने याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। दीवान रियासत सबसे बड़े अधिकारी होते थे। तो अलाउद्दीन के समय दीवान रियासत के पद पे कौन थे? तो मलिक याकूब। क्या नाम इनका? मलिक याकूब का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। एक और अधिकारी होता था जिसको बोले परवाना नवीस। परवाना नवीस का काम क्या था? वो परमिट जारी करता था। तो परमिट जारी करने का जो अधिकारी जो था उसको परवाना नवीस कहते थे। अगेन आई एम रिपीटिंग। सबसे बड़ा दीवान रियासत, फिर सहना एवंडी, फिर बरीद होता था, मुनियान भी होता था, एक और अधिकारी होता था परवाना नवीस। अब परवाना नवीस का काम क्या था? तो परमिट जारी करना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था सराय अदल, तो सराय अदल क्या था? अनाज को छोड़कर अन्य वस्तुएं यहाँ पे उपयोग की, जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं जो थी वहां पे क्या होती थी? बिकती थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अलाउद्दीन की राजस्व कर एवं व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर व्यवस्था के सुचारू रूप से उसे दीवाने मुस्तकराज नामक विभाग का स्थापना किया। राजस्व विभाग था दीवाने मुस्तकराज, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, सही है। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इमाम एवं वक्फ की भूमि के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया, यह भी ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के पास सेना बहुत बड़ी थी और सेना को पैसा देने के लिए उसके राजस्व अधिक से अधिक चाहिए था, इसलिए उसने कुछ काम किए। कौन सा काम किया? तो सबसे पहले उन्होंने राजस्व बढ़ा दिया। राजस्व बढ़ाकर कितना किया? 50% तक कर दिया। कितना कर दिया? 50% तक कर दिया। अब बहुत सारी भूमि थी जो कि इनाम भूमि थी, इनाम में लोगों को दी जाती थी। वक्फ भूमि थी, ठीक है, मिल्कियत की भूमि थी। ये सारे भूमि जो विद्वान वगैरह को जो दी गई भूमि थी, सारे भूमि को उसने क्या किया? वापस ले लिया और उसको खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि क्या होता था? जिस भूमि पे राज्य का अधिकार हो उसको खालसा भूमि कहते थे।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसे भूमि की पैमाइश कराकर उसकी वास्तविकता लगान निश्चित किया। ठीक है, तो बताना कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे 40 की जगह पे क्या होगा, 50% होगा। ठीक है, क्योंकि इसके समय कर का दर सर्वाधिक था। क्या था, कर का दर अगर बात करेंगे, राजस्व की दर की बात करेंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक था। हम लोगों ने आगे चल के हम लोग एमबीटी के बारे में पढ़ेंगे, तो तुगलक के समय भी राजस्व का दर कुछ क्षेत्रों में 50% किया गया था। हालांकि जब वहां पे कृषकों का विद्रोह हुआ तो उनको ये वापस लेना पड़ा था एमबीटी के शासनकाल में। लेकिन इससे संपूर्ण भूभाग पे अलाउद्दीन खिलजी ने 50% कर वसूला था। उसे भूमि का एक बिस्वा को एक इकाई माना। ठीक है, दुधारू पशुओं पे भी कर लगा दी, जिसको चराई कर कहते हैं, क्योंकि इसको पैसे चाहिए थे भाई, पैसा जहां से आ सकता था वहां से इसने वसूला। ठीक है, घर पे भी कर लगा दिया, इसको घड़ी कर कहते थे। ये घड़ी कर तो और भी वसूला जाता है, नगर निगम वाला वसूलता है ना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक कर ही नामक कर भी लगाया था। ठीक है, जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। खुम्स की बात करेंगे, लूट का धन। ठीक है, इसने लूट का धन में सीधे उल्टा कर दिया। बाकी जो राजा जो थे वो क्या करते, जो लूट को जो लाते थे उनको अधिक देते थे, और राजा खुद कम लेता था। लेकिन इसने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, 80% मेरा हिस्सा होगा, तुम्हारा होगा। इसने बोला 4/5, 4/5 कितना हो गया, 80%। 80% राज्य का हिस्सा होगा। हाँ, 1/5, 20% किसका हिस्सा होगा, सैनिकों का हिस्सा होगा। ठीक है, जकात की बात करेंगे तो मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। और जजिया की बात करेंगे तो हिंदुओं से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। तो जकात मात्र 40वां हिस्सा लिया जाता था उसके संपत्ति का। ठीक है, 40वां हिस्सा लिया जाता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब कोई व्यक्ति अगर 40 रुपया कमाता था तो उसे 1 रुपया लेते थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 5 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मतलब क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो चराई कर और ठीक है घड़ी कर किसने लगाया, तो क्या बताएंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। एक प्रश्न और भी पूछ देता हूं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के खुम्स, खुम्स मतलब होता है लूट का धन, में राजा का हिस्सा कितना था, 5। 5। 5। ठीक है, 4/5 था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जकात किससे वसूले जाते थे, मुसलमानों से, जो कि बहुत ही कम होता था, संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। ठीक है, और जजिया की बात करेंगे तो जजिया कोई फिक्स नहीं था, हमेशा बदलते रहता था, और सारे शासक जजिया वसूलते भी नहीं थे। ठीक है, जब इनको अधिक राजस्व की दिक्कत होती थी तो जजिया बढ़ा भी देते थे। ठीक है, अब चलते आगे। अब देखोगे किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी को एक महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा है, तो लेनपुल ने कहा है। ठीक है, लेनपुल का एक और भी प्रमुख कथन है जो चर्चा में रहता है। क्या कहा था लेनपुल ने किसके बारे में, नद का समुद्रगुप्त भी इसको बोलता है अलाउद्दीन खिलजी को। लेनपुल का वो ठीक है, लेकिन लेनपुल का और कौन सा कथन है, अला इसके बारे में है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में या फिर हुमायूं के बारे में लेनपुल ने कुछ कहा था ना, दोनों में से किसी के बारे में याद नहीं आ रहा है, हालांकि लुढ़कता आगे हुआ, दिया है। लुढ़कता हुआ, क्या, आजीवन लुढ़कता हुआ चला गया, ऐसे ही कुछ था उसी का था, लेनपुल का ही था। चलिए, शायद इतिहासकार से, लेन, याद नहीं। क्या, ये था किसे मतलब किसे मतलब जनता को मुक्ति मिल हाँ, गई और तुगलक के साम्राज्य बारे में को। आई थिंक लेनपुल ने कहा था। ठीक है, एक वो था ना, छोटा अकबर कहा था वो। दिया होगा आगे प्रश्न। ठीक है, इतिहासकार लेनपुल ने अलाउद्दीन को एक महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा है। मोडलेन ने कहा कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण का प्रयास मात्र दिल्ली तक सीमित रहा, जहां तक सेना केंद्रित थी। अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी को संरक्षण प्रदान किया था। अमीर खुसरो तो बेचारे सब जगह चले जाते थे ना। अमीर खुसरो दरबारी कवि के पद पर, ठीक है, प्रथम बार अलाउद्दीन के समय ही नियुक्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे शासकों के साथ रहे, लेकिन फर्स्ट टाइम अलाउद्दीन के समय ही मतलब क्या हुए थे, ये नियुक्त हुए थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन की स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी रुचि थी। उसके द्वारा अलाई दरवाजा के निर्माण किस स्थान पर कराया गया, ठीक है, तो अलाई दरवाजा आपको दिल्ली में थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कहां पे करवाया, दिल्ली में करवाया। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में कुतुब इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी हिस्से में अलाई दरवाज है। मतलब आप देखोगे अलाई दरवाज कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो है ना उसके दक्षिणी हिस्से में है। ठीक है, अब कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दिल्ली में,
कुतुबुल ऐबक इस्लाम के द्वारा मसूदी करवाया, ऐबक ने करवाया था। ऐबक है, ठीक है। और ये जो आप देखते हो यहाँ पे दिल्ली में, आप देखते हो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये अलाई दरवाजा, ये 1311 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। अलाई दरवाजा में एक गुंबदकार प्रवेश के द्वार है, जिसे लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। इसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है। अलाई दरवाजा की दीवारों को नस्क लिपि से बारीकी से उकेरा गया। एक कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है ना, इन लाल किला के पास ही, सॉरी कुतुब मीनार के पास ही है। आई थिंक प्रवेश द्वार, आई थिंक इसको माना जाता है, ठीक है। यह अलाई दरवाजा आरंभिक तुर्की काल का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। आरंभिक तुर्की काल का श्रेष्ठ उदाहरण, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर की हत्या करवा दी, स्वयं खलीफा घोषित किया। साथ ही उसने अलाउद्दीन की कठोर दंड व्यवस्था एवं बाजार नियंत्रण आदि व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उपरोक्त कथन खिलजी वंश के किस शासक का है, तो ध्यान रखें मुबारक खिलजी। किसका शासन है, तो मुबारक खिलजी, ठीक है। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है। उसके बाद कुछ समय के लिए, कुछ ही दिनों के लिए, ठीक है, ये इसका मलिक कफूर जो होता है वह मतलब क्या बनता है, शासक बनता है। लेकिन बाद में उसकी हत्या मुबारक खिलजी कर देते हैं। अब मुबारक खिलजी की बात करेंगे तो वो अगला सुल्तान बनता है। उपरोक्त कथन मुबारक खिलजी से संबंधित है, ठीक है। मलिक कफूर की हत्या 19 अप्रैल, ठीक है, 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अपने शासनकाल में उसने गुजरात का विद्रोह का दमन किया। साथ 1318 ईस्वी में गुजरात को पुनः जीवित भी किया था, ठीक है। अपने सैनिकों को 6 माह का अग्रिम वेतन दे दिया। उसने अलाउद्दीन की कठोर दंड व्यवस्था में बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त कर दी। बर्नी कहता है कभी कभी मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौरा करता था, ठीक है। तो मुबारक खिलजी ने मलिक कफूर की हत्या की थी, अगला सुल्तान बना था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखेंगे प्रश्न क्या है। एक मिनट, क्या इसने कुल 29 बार, ठीक है, इसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा। जन्म से भारतीय था, लेकिन उसकी मां की बात करेंगे हिंदू थी, ठीक है। वो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक का मोहम्मद बिन तुगलक में रिश्ता क्या था। चचेरा भाई था। ठीक है, कजन ब्रदर था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिरोज तुगलक नहीं था नहीं, ना। सॉरी, वो तो सिर्फ फिरोज तुगलक था, फिरोज शाह दस्ती तुगलक और ये चचेरा भाई था, एमबीटी ये तो बाप था उसका, ठीक है। बात कर रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक चचेरा भाई था, ये नहीं था, ठीक है। उपरोक्त जानकारी की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में दी गई है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी। मंगोलों को पराजित करने के कारण वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही क्या, वाईफाई चली गई। हेलो, सर अब आ आवाज रही। वाईफाई चली गई, रुकिए, मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ। तो ऐसा करो आप तब तक दिल्ली सल्तनत का जो शासक जो है तुगलक का, उसका क्रम बता दीजिए। कौन कौन हो जाएंगे। बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद FSD फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलिए, तो सर तुगलक ने, एमबीटी हाँ, पहले आता है सर। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के बाद पहले आता सबसे आता है है, पहले सर। MBT, फिरोज तुगलक गयासुद्दीन बाद। तुगलक, MBT, फिर फिरोज शाह तुगलक, मिस्टेक, ठीक है, ध्यान में रखना। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंशों का स्थापित किया था 1320 में। 1320 में, ठीक है। कब किया था, 1320 में, ठीक है। उसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अगर बात की, गयासुद्दीन तुगलक संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला शासक है, ध्यान में रखना है। उसने मुक्ता तथा बलि द्वारा सैनिकों के वेतन से कमीशन काटने की कुप्रथा को मतलब क्या किया था, बंद कर दिया था, ठीक है। अच्छा शासक था गयासुद्दीन तुगलक। अब यहाँ पे देखेंगे इसने बहुत सारे कुछ किया था, ध्यान में रखना है। इसे सबसे पहले अमीर जो थे जिनसे भूमि जो वापस ले लिया गया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो उन सबको मतलब लौटा दिया ताकि राज्य में विद्रोह ना हो। बहुत सारी चीजें किया था, जो मिल्कियत की जो भी भूमि वगैरह थी उस सबको लौटा दिया गया था, ठीक है।
अब यहाँ पे देखोगे, इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 11/12 भाग, ठीक है, लेने का क्या किया था, आदेश दिया। बिल्कुल वहां पे जो 50% जो था उसको कम करके लगभग बहुत 10-12% के आसपास इसने कर दिया था। ये बिल्कुल ठीक है, मतलब 8 से 10% कर दिया था। उसने अमीरों को भूमि को छीन लिया नहीं, उसने अमीरों को भूमि को लौटा दिया। और जो भी मिल्कियत वगैरह की भूमि थी, इनाम की जो भूमि थी, जो जिनके पास जो था सबको मतलब इसने किया, लौटा दिया। उसने सिंचाई हेतु कुएं एवं नहरें बनाए, ठीक है, बिल्कुल गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। अगर बात करें सबसे पहले नहरें किसने बनाई थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही बनाई थी। लेकिन नहरों का जाल किसने बिछा दिया, तो फिरोज शाह तुगलक ने बैठा दिया। लेकिन शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने ही की थी, ठीक है। तो तुगलक वंश के किस शासक ने सबसे पहले नहरों के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, तो गयासुद्दीन तुगलक थे, ठीक है। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विरुद्ध उसने उदारता की नीति अपनाई, बर्नी ने, ठीक है, उसे मतलब मध्यपंथी कहा है, ठीक है, मतलब मध्यम मार्गी। तो बिल्कुल ये भी आपका ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा जब्त की गई अमीरों को भूमि को पुनः लौटा दिया गया, ठीक है। गयासुद्दीन ने खिलजी के द्वारा जब्त की गई अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक ही था। उसके समय में डाक व्यवस्था अच्छी थी। उसने एक न्याय विभाग का भी निर्माण करवाया था। उसमें धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था। वह अलाउद्दीन खिलजी के घोड़ों दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू रखा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुंदर प्रश्न है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में गयासुद्दीन बलबन के समय में, ठीक है, सुदूर दक्षिणी राज्यों का सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया, ठीक है। बंगाल विजय से लौटने के समय अफगान नूर जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में, ठीक है, सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही, ठीक है, महल गिर जाने से उसकी मतलब क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जौना खान या फिर जूना खान, किसका नाम था, जौना खान, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन ध्यान में। तुगलक का। नहीं, गयासुद्दीन तुगलक का नहीं था नाम जौना खान, ठीक है। चलिए आप चलते हैं, ठीक यहाँ पे देखेंगे मोहम्मद इसका आंसर क्या है। हाँ ठीक है, मोहम्मद एमबीटी। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों के दोनों कथन सही है। जौना खान नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का जौना खान नाम था, ठीक है, ध्यान में रखना है। वहां पे एक लकड़ी का, ठीक है, महल बनाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक जो था बंगाल विजय करके लौट रहा था और दिल्ली के सीमा में प्रवेश नहीं किया था। तो वहां पे उसके सम्मान करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक लकड़ी का महल बनाया गया। और वहीं पे मतलब लकड़ी का महल जो था गिर जाने की वजह से, ठीक है, 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा की बात करेंगे, तुगलकाबाद में है। हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन तुगलक की नीति की बात कठोर थी। वो संगीत का भी घोर विरोधी था। गयासुद्दीन तुगलक का एक पीर, एक सूफी से नहीं बनती थी, नाम क्या था उसका, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। जब वो बंगाल विजय करके लौट रहा था तो उसने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भेजवाया से मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया जो है से दिल्ली छोड़कर चले जाए, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली दूरस्थ अस्ति, ठीक है, और दिल्ली में वाकई में प्रवेश नहीं कर पाया। और इसकी मतलब क्या होती है, मृत्यु हो जाती, कहते हैं उसका साफ लगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं ऐसे निजामुद्दीन औलिया मोहम्मद बिन तुगलक ने मिलकर इसकी हत्या करवा दी, ठीक है, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक है, फिर अलाउद्दीन महमूद है, ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें एफएसटी का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे 1320 से लेकर 25 तक 5 वर्षों के लिए गयासुद्दीन तुगलक शासन करेंगे, जो कि संस्थापक भी थे। 25 से लेकर 57 तक शासक कौन रहेंगे, तो मोहम्मद बिन तुगलक रहेंगे। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन भी है, महमूद भी है, ये भी ध्यान, ये तो बहुत बाद में, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो 1394 के आसपास ही मतलब क्या होता है, समाप्त भी मानी जाती है, ठीक है। मतलब 1394 के आसपास पतन होना शुरू हो जाता है। उसे चला तो बात तक भी चला था, ठीक है। एक प्रमुख शासक 1394 तक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। राजमंदुरी एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित था, विद्वान भी था, पढ़ा लिखा था, दूरदर्शी भी कह सकते हैं आप, ठीक है। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, बिल्कुल। दिल्ली सल्तनत की सीमा सर्वाधिक विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था, ये गलत है।
ध्यान में रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक से कौन सा अभिलेख संबंधित है? राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ेगा राजमुंदरी वर्तमान में? राजमुंदरी में एक रिसर्च सेंटर है, किसका? सर टोबैको का, आंध्र प्रदेश। तंबाकू का, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है, ठीक है। सभी सल्तनत काल अगर शासकों में देखेंगे तो सबसे अधिक पढ़ा लिखा, शिक्षित और विद्वान योग्य था, ये भी ठीक है। सेकुलर था, वो भी ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार की बात करेंगे तो एमबीटी के शासनकाल में ही हुआ था, ठीक है। सर्वप्रथम योग्यता के आधार पर अधिकारी को नियुक्त करने का प्रचलन इसने रखा। वो एक न्यायप्रिय सुल्तान था, काजी के जिस फैसले से वो संतुष्ट नहीं होता था उसे बदल देते थे, इसलिए काजी की बात करेंगे, अमीर की बात करेंगे, बहुत इसे परेशान रहता था। यहां तक कि इसको अननोन तरीके से, ठीक है, प्रतिदिन इसको लगभग सैकड़ों गाली इसको लिखा जाता था, जिसमें किसी का नाम नहीं होता था, ठीक है। लोग बजाते के साथ एमबीटी को गाली देते थे। यहां तक कि क्या नाम था इसका यार, जो इसके समय में आया था मोरक्को से, इबन बतूता। इबन बतूता ने राजधानी बतूता। परिवर्तन का एक कारण यह भी बताया से लोग दिल्ली के अमीर जो थे इनको भर भर के गाली दिया करते थे, इस वजह से ये व्यक्ति काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसलिए अपने राजधानी परिवर्तन कर लिया था, ठीक है। तो लोग जो थे इनसे परेशान थे और लोगों से ये परेशान थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के सियासत में बैठने के समय दिल्ली सल्तनत का कुल 23 प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यारोहण होने के बाद कुछ नवीन योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। उनकी 4 प्रमुख योजनाओं को क्रियान्वित करने का कौन सा क्रम सही नहीं है? ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, खुरासन एवं कारीचल का अभियान, ठीक है। बताना कौन सा सही है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे देखेंगे कौन कब हुआ, तो समय के साथ जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए इन्होंने कुछ काम किए, ठीक है। आप हमको पता, सबसे पहले दोआब कर में वृद्धि कर दिया, फिर राजधानी को परिवर्तन कर दिया, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, फिर खुरासन एवं कराची का अभियान, ठीक है। ध्यान रखें, कराची नहीं कारीचल है, ठीक है, ध्यान रखें क्या है, कारीचल। अब बताओ खुरासन और कारीचल कहाँ पड़ता है, ठीक है, बताएंगे आपको, ठीक है, गूगल करके बताइए कहाँ पे है, अगर नहीं जानकारी है तो। दोआब कर में वृद्धि की बात करेंगे, पहला था दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि कितना कर दिया, तो क्या बताएंगे, कितना प्रतिशत कर दिया था, ठीक है, कितना परसेंट किया था, तो 50% किया था। कितना किया था, 50% का मतलब क्या किया था, वृद्धि कर दिया था, ठीक है। ध्यान रखें कितना, तो 50% का मतलब इसने क्या किया, वृद्धि किया था, जिससे मतलब क्या हो गया, वहां के लोग जो थे काफी अधिक नाराज हो गए, ठीक है। ध्यान रखें काफी अधिक क्या हो गए, नाराज हो गए, ठीक है। उन्होंने मतलब क्या किया, विद्रोह कर दिया। उसके राजधानी परिवर्तन की बात करेंगे, 26-27 में बात करेंगे, इसने राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन करके कहाँ ले गया, तो क्या बताएंगे, दौलताबाद। ठीक दौलताबाद। है, दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करके ले गया, जो कि बात करेंगे कहाँ पे पड़ता है दौलताबाद, तो क्या बताएंगे, ठीक है, महाराष्ट्र। कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये दौलताबाद जो है कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपको महाराष्ट्र। पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है दौलताबाद, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये महारा खुरासन ईरान में पड़ता है। हाँ बिल्कुल ईरान में पड़ता है, वेरी गुड, ठीक है। ये ध्यान रखें कहाँ पे पड़ता है, ईरान में पड़ता है ये आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है, क्या लगाया गया था, तो यहाँ पे, ठीक है, उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने जानते कितने 3,70,000 की एक सेना बनाई थी, और इसको सैलरी भी दे दिया था, ठीक है। कितने दिन की सैलरी दे दिया था इसको, कितने साल की सैलरी दे दिया था, 1 साल की। साल। बिल्कुल ठीक है, साल भर की सैलरी इनको दे दिया था। हाँ बोला था, से ध्यान में रखेंगे, से हम लोग क्या करेंगे, अटैक करेंगे, कहाँ पे अटैक करेंगे, ठीक है, खुरासन, और वहां पे क्या था ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, वहां पे आप देखोगे तो वहां पे वैकेंट था, ठीक है, वैकेंट समझते हैं ना, मतलब कोई भी, मतलब वहां पे ढंग का कोई शासक नहीं था। तो ये लोग हमेशा भारत पे आक्रमण करते रहते थे हमेशा, ठीक है, लेकिन अब जाके वहां की स्थिति ऐसी हो गई थी कि कोई भी उस क्षेत्र का योग्य शासक नहीं था। तो इसने अपने 3,70,000 की एक बड़ी सी आर्मी बनाई, सबको 1 साल का सैलरी दे दिया, बोला से हम लोग आक्रमण करेंगे, लेकिन तब तक वहां पे क्या होता है, योग्य शासक आ जाता है, वहां पे सब कुछ मतलब नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। तो इनका ये प्लान जो था फिर से फ्लॉप हो गया। राजधानी परिवर्तन की बात करेंगे 26-27 में था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की बात करेंगे 29-30 में था, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन का विचार इनको चीन से आया था, ठीक है। चीन के किस शासक से, सॉरी मंगोल किस शासक से इसने सांकेतिक मुद्रा का विचार को अपनाया था, क्या नाम था उसका, कुबलाई खान। क्या नाम था, कुबलाई खान,
ठीक है। हालांकि कुबलाई खान का योजना जो था अपने क्षेत्र में फ्लॉप हो गया था, इनको भी छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपनाया। ठीक है। और बाद में जो था खुरासन एवं कारीचल का अभियान था, तो इनके द्वारा किए गए, ठीक है, ध्यान में रखना है। दोआब में वृद्धि, वो भी फ्लॉप था। राजधानी परिवर्तन, वो भी ठीक नहीं रहा, क्योंकि जहां के क्षेत्र में राजधानी परिवर्तन किया, बरसों की बसाई हुई दिल्ली उजड़ गई, वहां पे पानी का समस्या था। ठीक है। और कहीं पे राजधानी बनाओगे तो वाटर की स्कार्सिटी नहीं होनी चाहिए। दक्कन के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में उठा के ले गए, वहां पे पानी की दिक्कत इन्होंने सोचा नहीं। सांकेतिक मुद्दा का प्रचलन था, तो जनता ने मतलब साथ नहीं दिया, घर में ही मुद्दा ढालने की मतलब उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। और खुरासन एवं कराची अभियान, ये भी इनका फ्लॉप हो गया। हालांकि सारी योजना के पीछे आप देखोगे तो बहुत प्रमुख कारण था। देखने में अगर गहन अध्ययन करेंगे तो गलत नहीं लगेगा, लेकिन परिणामतः इनको नसीब ने साथ नहीं दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि संबंधी सुधारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी प्रथम योजना के तहत दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी। ठीक है। और कर वृद्धि भी कर दिया कितना प्रतिशत? 50%। जिस वर्ष दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की गई 50% की दर, उसी वर्ष दोआब क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। मतलब समझ रहे हैं, दोआब क्षेत्र जो होता है सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है। ठीक है। सारा जगह पे फसल खराब हो जाए, फिर भी दोआब क्षेत्र में फसल खराब नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन इनका नसीब इतना खराब था, जहां पे कल्पना भी नहीं किया जा सकता, तो वहां पे सूखा कभी आ सकती है, वहां पे सूखा आ गया, वहां पे मतलब वैकेंट क्रिएट हो गया। ठीक है। ध्यान में रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक नए विभाग का स्थापना किया था। ठीक है। तो ये आपका गलत है। ठीक है। सत्य कथन कौन है? तो एक तो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आप देखना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के, ये तो ठीक लग रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना की थी। ये भी ठीक बनाया है था ना? दीवाने इन्होंने, कोई है, दीवाने कोई है। इन्होंने ही बनाया। अरे अमीर कोई अधिकारी होता था, आई थिंक ना। हम्म, ठीक तो है, गलत नहीं लग रहा है, ऑल स्टेटमेंट ट्रू है। दीवाने कोई था ना सर। कृषि विभाग से संबंधित विभाग था दीवाने कोई। अमीर कोई उसका अधिकारी होता था। ठीक है। और दीवाने कोई आई थिंक डिपार्टमेंट का नाम था, उसका अधिकारी को तो अमीर कोई नहीं बोलते थे। सर यहाँ पे विभाग गलत हो लिखा है। जाएगा ना, तो ये बोल रहा है कि अमीर एक कोही नामक नए विभाग की स्थापना की, तो और गलत सोल्यूशन है में ना। दीवाने एक मोहम्मद कोही बिन तुगलक नामक ने कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक, यहाँ सोल्यूशन में सेम लिखे हुआ है। ठीक है। लेकिन दीवाने को ही था, और उसके जो हेड जो था ना, उसको अमीरे को ही कहते थे। ठीक है। इसीलिए मैं भी इसको लिया, लेकिन ये सोल्यूशन में तो खुद ही गलत लिख रहा है। ठीक है। द्वाब क्षेत्र में अकाल पड़ने के कारण अधिकारियों द्वारा जबरन कर वसूलने से उस क्षेत्र में विद्रोह हो गया नया, जिससे ये तुगलक की योजना की बात करेंगे असफल हो गया। ठीक है। ये तकाबी ऋण भी उपलब्ध करवाता था। ठीक है। तकाबी ऋण, तकाबी ऋण की प्रथा ये लेकर आया था। लेकिन आप मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ोगे, मेडिवल हिस्ट्री जब समाप्त हो जाती है और मॉडर्न के आसपास आप प्रवेश करते हो, तो तकाबी ऋण की प्रथा बंगाल का एक शासक ने भी उपलब्ध करवाया था। क्या नाम था उसका? मुर्शिद कुली खान। ठीक है। तकाबी ऋण क्या होता है? भारत सरकार भी इसे काम करती है। केसीसी कार्ड आप जानते हैं ना, किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसानों को पहले क्या होता है, किसानों को पहले पैसा दिया जाता है, आप क्या करो, खेती के संबंधित उपकरण, बैल को, खेती से संबंधित जो भी उपकरण है, खाद हो गया, बीज हो गया, सबको खरीद कर क्या करो, अपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करो। जब फसल तुम्हारी बिक जाती है तो क्या करो, तुम हमें मतलब क्या करो, पैसा चुका दो। लेकिन ये मोहम्मद तुगलक के ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराता था, लेकिन इनके सबके बावजूद के अधिकारी जो थे ना, इसके सरकारी अधिकारी जो थे, काफी अधिक भ्रष्ट थे। तो उन्होंने जो किसानों को जो बीज जो दिया, तो वो डुप्लीकेट दे दिया। बैल जो उनको देना था, तब बूढ़ा और कमजोर बैल उन लोग को दिया गया। तो इनसे तकाबी ऋण वाला जो प्रथा जो थी, मतलब इसने जो शुरू किया, तो वो भी फ्लॉप हो गया। भूमि जब देने की बात आई तो भूमि अच्छा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कृषि सुधार संबंधी योजना को 3 वर्ष के बाद इसको समाप्त करना पड़ा। तो इनके अधिकारी भी क्या थे, बहुत अधिक करप्ट थे। ठीक है। और आगे चल के इसके बाद जो शासक बनेगा ना, एफएसटी, तो पहला शासक था जिसने अपने अधिकारियों को बोला तुम घूस लो। मतलब अभी तक मैंने कभी ऐसा आपने सुना भी नहीं होगा, कोई अपने अधिकारी को बोला से तुम करप्ट बनो, घूस लो। उसने अपने प्रशासन में घूसखोरी को बढ़ावा दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सॉरी क्या नाम है, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। चलिए,
मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी योजना के तहत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित किया। राजधानी हस्तांतरित के निम्न में से कौन सा लाभ नहीं था? देखिए, बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे कारण बताया है, ठीक है, बहुत सारे कारण बताया से रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। संचार में सुधार हुआ, यह लाभ था। उत्तर और दक्षिण भारत एक दूसरे के करीब आ गए, ठीक है। मतलब ये दौलताबाद की बात करेंगे, आपको सेंटर पे था। क्या था? सेंटर पे था। आराम से दक्षिण भारत को भी कंट्रोल किया जा सकता था। यहाँ पे से मतलब क्या होता था, नॉर्थ इंडिया को भी कंट्रोल किया जा सकता था। और उसका दिल्ली के ऊपर जो बार बार आक्रमण जो होता था पानीपत के होते हुए, क्योंकि कोई आक्रमणकारी अगर खैबर बदला होते हुए प्रवेश करता था, पानीपत में उसके जो खुला हुआ मैदान मिलता था, पानीपत में जाके रुक जाती थी। इसलिए देखेंगे बहुत सारा लड़ाई जो था आपको पानीपत में ही हुआ। तो डायरेक्ट पानीपत के बाद वो दिल्ली में पहुंच जाती थी, क्योंकि बीच में कहीं पर भी उनको कोई भी रोकने वाला नहीं था। तो दिल्ली जो था बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षित नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दौलताबाद पहुंचना उनके लिए कठिन हुआ करता था, क्योंकि बहुत सारा सामना करना पड़ेगा। इसने उत्तर और दक्षिण भारत के अरब संस्कृति का विकास किया, तो ऐसा कुछ नहीं था। इसने उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच स्वयं दक्षिण भारत में भी सांस्कृतिक लेन देन की एक नई प्रक्रिया का आरंभ हुआ, तो ये ठीक है, ठीक है। तो दौलताबाद को बोला गया था भाई साहब ये सेंटर में है, यहाँ से नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों का मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दूसरी योजना के तहत दिल्ली से देवगिरी मतलब क्या किया, हस्तांतरित किया। इसका नाम क्या रखा? दौलताबाद। लेकिन सुल्तान की इस योजना की वजह से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुल्तान की इस योजना से मतलब क्या हुआ, सर्वाधिक मतलब आलोचना की गई। लेकिन उलेमा समेत जो लोग दौलताबाद गए थे उनमें उनमें से उन्हें, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्या होता है, उनमें कई लोग जो थे वहीं पे मतलब क्या हो गए, बस गए, ठीक है, ध्यान में रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चलेंगे इसके साथ ही दक्षिण भारत में तुर्क संस्कृति का भी मतलब क्या हुआ, प्रसार हुआ। इस योजना के कारण दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति का आपको विकास आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे। आगे चल के दक्षिण भारत में एक प्रमुख राजवंश बनता है, 1336 था क्या, 1336 के आसपास। उस दोनों शासक को इसने बंदी बना लिया था, नाम क्या था उसको, और जिसको इस्लाम धर्म में से परिणत भी करवा दिया था। क्या नाम था? हरिहर हरिहर और हसन बुक्का। गंग हाँ हरिहर हरिहर और बुक्का की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि इसका बंदी था। इसको इस्लाम धर्म में इसे परिणत भी करवा दिया था, लेकिन बाद में गुरु से मिलते हैं और इन्होंने इस्लाम धर्म से फिर हिंदू में कन्वर्जन किया। इन्होंने संगा वंश की नींव डाली, ठीक है, जो कि विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश था, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे देखेंगे 1335 में दौलताबाद से अपनी राजधानी दिल्ली फिर से शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो 25-26 में ले गया था उठा के, कब ले गया था राजधानी को, 26-27 में, सॉरी 26-27 में ले गया, ठीक है, 26-27 में इसने राजधानी को ले गया, 13 दूना 26 याद रखिएगा। और 1335 में इसको फिर इनको शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है। जब राजधानी को जब ये ले जा रहा था तो इनके साथ जाने वालों में कई लोगों की मृत्यु तो रास्ते में ही हो गई थी। अब बहुत लोग वहां पानी की वजह से भी क्या हुआ, उनका मृत्यु हो गया, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन का कारण नहीं था? तो दक्षिण भारत में, ठीक है, इस्लाम संस्कृति का प्रसार करना ऐसा कोई कारण नहीं था। दक्षिण भारत की संपन्नता भी थी। मंगोल आक्रमण से डरे हुए थे। देवगिरी को दिल्ली सल्तनत के मध्य स्थिति थी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के मध्य में बात करें देवगिरी थी, जहां से उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को कंट्रोल किया जा सकता था, ठीक है। लेनपुल ने दौलताबाद को शक्ति का केंद्र माना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा कहां से मिली थी? तो मैंने जस्ट अभी थोड़ा पहले चर्चा किया, मुख्यतः तो मंगोलों से थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीन ने ईरान लिया है, क्योंकि मंगोल को डेट टाइम मंगोल कोई देश तो था नहीं, ठीक है, तो चीन और ईरान, ठीक है, ध्यान में रखना। मध्यकालीन शासक मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। उसे सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की प्रेरणा चीन एवं ईरान के शासकों से मिली थी, क्योंकि चीनी शासक कुबलई खान एवं ईरान के मंगोल शासक, ठीक है, गजान खान ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सीधे सांकेतिक मुद्रा के रूप में कांसे की एक मुद्रा चलाया, जो चांदी के टका के मूल्य के बराबर होता था।
फरिश्ता के अनुसार सांकेतिक मुद्रा पीतल का था, जबकि बर्नी के अनुसार ये तांबे का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फरिश्ता बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा किसका था? पीतल का था। अब बर्नी के अनुसार सांकेतिक मुद्रा क्या चीज का था? तांबे का था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है, ये बर्नी महोदय बोलते हैं भाई साहब ये तो तांबा का था, जबकि फरिश्ता क्या बोलता है? ये पीतल का था। सिक्का ढालने पे किसका नियंत्रण नहीं था? सिक्का ढालने पे राज्य का नियंत्रण नहीं था, अतः भारी मात्रा में जाली सिक्के प्रचलित हो गए। इस तरह से अर्थव्यवस्था जो थी ठप पड़ गई। ठीक है, क्योंकि दिक्कत क्या था ना, यहाँ पे अगर कोई गलत काम करता था, सिक्का अपने घर पे डाल, सजा देने का भी प्रावधान नहीं था। इस प्रकार सुल्तान की योजना असफल हो गई कि घर घर में टकसाल हो गए। क्या हो गए? घर घर में टकसाल हो गए। लोग खुद ही मतलब क्या करने, सिक्के डालने लगे। जब इसने वापस लिया था सिक्का को, जब वापस लिया था, तो इनके पास 5 से 6 गुना मार्केट में जितना, क्या बोलते हैं उसको यार, चांदी के टका था, उसे 5 से 6 गुना सिक्का इसको वापस मिला। मतलब उतने डुप्लीकेट मार्केट में चल रहे थे। अतः सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को समाप्त कर दिया। लेकिन ये योजना, ठीक है, अभी के दृष्टि से देखा जाए तो सही है। ठीक है, अभी जो आप मुद्रा को जो प्रयोग करते हो क्या है? सांकेतिक मुद्रा है। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है मुद्रा का एक्चुअल कीमत नहीं होना। ठीक है, आप 2000 रुपया का अगर अभी है आपके पास, हालांकि आपके साथ नहीं चलता है, ठीक है, या फिर 500 का नोट ही है, उसका कीमत 500 रुपया थोड़ी ना है, उसका एक्चुअल कीमत 0 है। ठीक है, भारत सरकार जिस दिन ये कह दे कि आज के रात्रि 12 बजे से 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 500 रुपया का गोल्ड है, अब भारत सरकार, जापान सरकार, पाकिस्तान सरकार कोई भी बोले से भाई हमारे यहाँ गोल्ड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन गोल्ड का कीमत नहीं कम होने वाला है। क्या वो एक्चुअल करेंसी है वो? ठीक है, किसी भी देश में जाके आप गोल्ड को बेच सकते हो, सभी जगह चलता है। लेकिन इंडियन करेंसी को भारत के अलावा कहीं पर भी आप यूज नहीं कर सकते। इंडियन करेंसी भी क्या है? एक तरह का सांकेतिक मुद्रा है। ठीक है, तो इसने बहुत आगे की चीजों को सोच ली थी, समझ रहे हैं ना, जो कि मतलब क्या होगा? असफल हो गया। ठीक है, लेकिन बहुत आगे का सोचता था, मतलब समझे ना, ये 700 800 500 600 वर्ष आगे का मतलब सोच लेता था। इसलिए इसको रक्त पिचासु, पागल, क्या क्या बताया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो सल्तनत कालीन शासकों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, दूरदर्शी था, लेकिन समझ की कमी थी थोड़ी। ठीक है, मतलब चीजों को साथ में लेके नहीं चल पाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के कारीचल अभियान हेतु नेतृत्व में सेना भेजी थी खुसरो मली ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कारीचल अभियान हेतु किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो खुसरो मली के नेतृत्व में सेना भेजा। अब मैंने ऊपर बताया 3 लाख। ठीक है, कितना? 3,70,000। 3,70,000 की बड़ी आर्मी तैयार की थी। इस सारों को मतलब 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया था। परंतु दोनों राजाओं के मत, लेकिन क्या होता है, खुरासन को जीतने के लिए सुल्तान ने भेजा था, लेकिन आगे चल के दोनों राजाओं के मत क्या समझौता हो गया, जिससे सुल्तान की मतलब योजना थी असफल हो गई। कारीचल अभियान में के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मली के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा। उसकी पूरी सेना जंगलों में मतलब क्या हो गई? भटक गई, खो गई, पता नहीं चला। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि 10,000 की सेना में से केवल 10 सैनिक लौटकर वापस आए। इब्न बतूता के अनुसार 3 अधिकारी वापस थे। इस प्रकार सुल्तान की योजना जो थी असफल हो जाती, कारीचल अभियान वाला। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, ठंड से बहुत लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग अगर बचे भी थे, उनके ऊपर मतलब पत्थर वगैरह से, पहाड़ों से मतलब हमला किया गया। तो 10,000 की सेना में से केवल 10 सैनिक ही मतलब लौट के वापस आए थे, उसमें 3 अधिकारी वापस आ पाए। ठीक है, इस प्रकार ने सुल्तान की योजना जो थी बहुत ज्यादा मतलब क्या हुआ? असफल हुआ। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके शासनकाल में 1336 में दक्षिण में हरियाणा में बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। बिल्कुल किया था। ठीक है, हरियाणा बुक्का को इसने गुलाम बना लिया था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बिल्कुल। इसके शासनकाल में प्रथम विद्रोह उसको चचेरे भाई गुलबर्गा का सूबेदार गुरशास्प ने किया था, तो ये गलत है। उसने दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख शिहाबुद्दीन को दीवाने मुस्तकराज नियुक्त किया था, तो ये भी आपको सही है। अब देखोगे इसके शासनकाल में 34 विद्रोह हुए थे। ठीक है, इसके शासनकाल में प्रथम विद्रोह उसको चचेरे भाई तथा सागर के सूबेदार, ठीक है, गुरशास्प ने किया था। ठीक है, जो कि सागर का सूबेदार था। यहाँ पे क्या दिया?
गुलबर्गा, ठीक है, सागर एमपी में पड़ता है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता की बात करेंगे 1333 में भारत पहुंचा। और इब्न बतूता की बात करेंगे, उसको पुस्तक का नाम क्या है, रहला है, और रहला में मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का संपूर्ण घटनाओं का आपको वर्णन देखने को मिलता है। और 1333 में ये आया और 1342 में उसे राजदूत बनाकर के चीन भेजा गया। एक्चुअल में इब्न बतूता तंग आ चुका था मोहम्मद बिन तुगलक से, ठीक है, तो तंग आ चुका था, तो भागना चाहता था, लेकिन उसको भागने का मौका नहीं मिल रहा था। एक बार मौत की सजा इसको भी सुना दी गई थी, ठीक है, लेकिन जब इसको भागने का मौका मिला तो ये चीन गया, ठीक है, चीन गया तो फिर मतलब लौट कर मतलब वापस ही नहीं आया, ठीक है। धार्मिक रूप से बात करेंगे तो भेदभाव करने वाला शासक नहीं था, सहिष्णु था, ठीक है, ध्यान रखना, सहिष्णु शासक था, ध्यान में इसको रखना है। जैन विद्वान एवं संत जीन प्रभा सूरी को दरबार में बुलाकर सम्मान करता था, ये ध्यान रखना है। जीन प्रभा सूरी, जीन प्रभु सूरी, खूरी लिख दिया हुआ, सूरी होगा, ठीक है। वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, तो हिंदुओं के त्योहार होली एवं दिवाली में भी पार्टिसिपेट करता था, यह भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है। 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो जाती है। और तब इतिहासकार बदायूं की बात करेंगे, लिखता है, तो सुल्तान को प्रजा को सुल्तान से मतलब क्या थी, मुक्ति मिल गई। इसामी ने मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लाम विरोधी बतलाया, ठीक है, इस्लाम विरोधी बतलाया किसने, इसामी, ध्यान में रखेंगे। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह वाक्य को अंकित करवाया था, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, इसामी ने इस्लाम विरोधी बताया है। अब बदायूं महोदय लिखते हैं प्रजा से राजा को, मतलब प्रजा को सुल्तान से, और सुल्तान को मतलब प्रजा से मतलब क्या थी, मुक्ति मिल गई। मतलब दोनों एक दूसरे से मतलब क्या थे, प्रशांत रहा करते थे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 1351 में हुआ। जाजनगर ओडिशा पर उसने 1360 में आक्रमण किया, बंगाल पे 1353 में किए, ठीक है। नगरकोट पे आक्रमण की बात करेंगे 1368 में नहीं किया था, ठीक है। बाकी ऊपर के ऊपर सारे के सारे कथन सही है। एक पहला सुल्तान था जो शासक बनना नहीं चाहता था, बहुत दबाव की वजह से शासक बना था, इसलिए देखिएगा इसकी कुछ कुछ निर्णय था ना, ऐसा लगता था बिना मन मर्जी का शासन कर रहा है, ऐसा कुछ लगता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे इसके ऐसे भी निर्णय थे जैसे लगा इसको शासन करने का मन ही नहीं है, ये शासक नहीं बनना चाहता था, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसके वजह से इनको बनाया गया। जब ये 1361 में जब नगरकोट पे जब हमला करता है, ये हिमाचल प्रदेश में नगरकोट पड़ता है, कहां में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो वहां पे ज्वालामुखी के मंदिर को इसने नष्ट कर दिया, ठीक है। ज्वालामुखी की मंदिर है वहां पे, जिसमें से हमेशा ज्वाला निकलते रहती है, ठीक है, अभी भी है। आप कभी हिमाचल जाओगे तो वहां पे ज्वालामुखी जी का मंदिर है, तो उसको उसने नष्ट कर दिया था, ठीक है। 1360 में उसने जाजनगर पे आक्रमण करके पूरी जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर दिया, और वहां का शासक जो था भानुदेव तृतीय को हराया। 1362 में फिरोज ने सिंध पे आक्रमण किया, 1398 में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो शासक कब बना था, 1351 में बनता है, 1398 तक शासक, बहुत लॉन्गेस्ट सर्विंग शासन माना जाता है, काफी लंबे समय तक रहा, ठीक है। 1398 में इसकी मृत्यु होती है, ठीक है। अब तुगलक ने जो कर व्यवस्था की जो शुरुआत की थी, तो तुगलक ने कर व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसने बहुत सारे कष्टदायक मतलब 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर वसूल करने का निर्णय दिया, ठीक है। मतलब 24 हुआ करते थे, 24 से कम करके कितने कर दिए, 4 कर दिए। सुल्तान ने नया कर एक लगाया, जिसको क्या बोलते थे, उसको नया टैक्स जो लगा जो कि सिंचाई के ऊपर टैक्स था, उसको क्या बोलते थे, लिख दे रहा हूं, हक ए सब्र, क्या बोला जाता था, हक ए सर्व बोला जाता था। ये जो था उपज का 1/10 मतलब 10% होता था। अब भू राजस्व की बात करें तो 20% से लेकर 33% के आसपास था। 1/5 से लेकर 1/3 जो था इसके शासनकाल में भू राजस्व का दर था, ठीक है। मतलब सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट ट्रू, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है 24 कर थे, बहुत सारे टैक्सेस हो गए थे, उसको कम करके, ठीक है, 4, क्योंकि टैक्सेस की संख्या सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय में बढ़ी थी, और आगे के सुल्तानों ने उसको क्या किया, उसको लेकर भी चल रहे थे, लेकिन इसने क्या किया, सारे करों को समाप्त करके 4 कर को मात्र रहने दिया, ठीक है। एक नया कर इसने लगा दिया जो कि सिंचाई के ऊपर, जो कि सिंचाई के ऊपर क्यों कर लगा, क्योंकि नहर जो इसने बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, नहर बनाने में काफी खर्च हुई थी, तो नहर के पानी से जो सिंचाई करना चाहता था उनको एक नया टैक्स देना पड़ता था। टैक्स का नाम था हक ए सर्व, यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है, जो कि मतलब 10% होता था, ठीक है।
24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 में क्या था, एक खराज हुआ करता था। खराज किस पे लगता था, भूमि के ऊपर। खुम्स की बात करें, युद्ध में लूट का धन। जजिया की बात करें, गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला धन। और जकात की बात करें, केवल मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर होता, जो कि बहुत कम होता था, 40वां हिस्सा ऐसा माना जाता था। तो कौन कौन सा कर इसने, खराज, सर इसमें लगान था। जजिया जकात दोनों धार्मिक कर हो जाता है हाँ और बिल्कुल, ठीक खराज है, भी। धार्मिक कर हाँ था। ठीक है, धार्मिक कर था, हालांकि जजिया अधिक होती थी, जकात बहुत कम था। ठीक है, तो खराज था, हुम्स था, जजिया था, जकात था, बाकी सारे कर को उसने समाप्त कर दिए। सुल्तान ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, और इसके नहर का पानी अगर आप सिंचाई के लिए प्रयोग करते हो तो आपको अपने उपज का 10% आपको कर के तौर पे देना पड़ेगा। लगभग 1200 फलों के बाग भी इसने बनाए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की बात करें, लगभग 300 नए नगरों की स्थापना का श्रेय इसको जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सुल्तान का सबसे प्रिय नगर था, फिरोजाबाद, अपने नाम से ही बनाया था। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो उसके शासनकाल के अंतर्गत 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें उसका सबसे प्रिय नगर फिरोजाबाद था। नगर की नींव फिरोज ने अपने चचेरे भाई फखरुद्दीन जौना की स्मृति में रखा था। उसके शासनकाल में खिरीजाबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेखों को आकर दिल्ली के, ठीक है, स्थापित किया। इसको मेरठ टोपरा के नाम से जानते हैं। दिल्ली में इसने क्या किया, उसे स्थापित करवा दिया। देखेंगे दारुल सफा, ठीक है, ये दारुल सफा क्या था, ये अस्पताल था। कैसा अस्पताल था, तो खैराती अस्पताल था। ठीक है, क्या था, ये अस्पताल था। दारुल सफा की बात करेंगे तो अस्पताल हुआ करता था। ठीक है, जहां पे आपको, राजकीय अस्पताल था, जहां पे आपको इलाज कराने के लिए कोई पैसा नहीं लगता था। मतलब इसने कुछ अच्छे काम भी किया, जैसे मतलब बेरोजगारों के लिए इसने मतलब क्या किया, रोजगार कार्यालय खुलवाए, जहाँ पे बेरोजगारों को नौकरी वगैरह मिल जाती थी। और कहा जाता था जो लोग, जितना उनके पास इफिशियंसी थी, जितने पढ़े लिखे थे, उसके अनुसार उनको नौकरी इसके राज्य में दिया जाता था। तो बेरोजगारों के लिए भी सोचा, मुस्लिम एवं अनाथ स्त्रियों के लिए भी इसने सोचा। ठीक है, तो ये सारा काम जो था इसने किया था। तो फिरोज तुगलक ने आम जनता के कल्याण के हेतु अनेक कल्याणकारी राज्य किए। इसका संबंध दारुल सफा से क्या था, तो एक प्रकार का राजकीय अस्पताल हुआ करता था। दीवाने बंदगान की बात करेंगे तो दास विभाग की स्थापना इसके शासनकाल में हुआ, और इसके शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। कितनी दासें पहुंच गई थी, 1,80,000 1,80,000 के आसपास दास पहुंच गई थी। ये दास मुख्यतः किस काम में लगाए जाते थे, मुख्यतः कृषि काम में या फिर युद्ध जैसे कामों में लगाए जाते थे। ठीक है, मुख्यतः युद्ध वगैरह कामों में ये दास का प्रयोग होता था। और जब दासों की संख्या जब बहुत अधिक बढ़ गई तो इसने दासों ने मिलकर अपने हक के लिए क्या क्या विद्रोह भी कर दिया था। ठीक है, बाद में दासों के लिए अलग विभाग बना दिया, इसको बोलते हैं दीवाने बंदगान। रोजगार दफ्तर की स्थापना करवाया बेरोजगार बच्चों के लिए। दीवाने खैरात की बात करें, मुस्लिम अनाथ स्त्रियों के, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता की जाती है। जिनके पति मर गए तो उनकी सहायता होती थी, या फिर विवाह वगैरह में जो मुस्लिम लड़कियां जो थी उनको सहायता दी जाती थी। दीवाने इस्तकहाक की बात करेंगे तो पेंशन विभाग का ध्यान रखेंगे। दारुल सफा की बात करेंगे तो राजकीय अस्पताल हुआ करता था। और फिरोज शाह ने दासों के निर्यात पे मतलब क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, ध्यान में रखना। फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन के समय में से कौन एक सत्य नहीं है। अपने सैनिकों को जागीर के रूप में वेतन देना प्रारंभ किया, जिसको मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था, फिर इसका प्रचलन इसने शुरू कर दिया। इसने दासों के दस्तकारी का परीक्षण दिलवाया, और साथ में सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश होता था तथा कानून की व्याख्या स्वयं करता था। तो ये आपका सत्य नहीं है। दिल्ली सल्तनत में पहली बार उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। ठीक है, तो ब्राह्मणों के ऊपर भी मतलब इसने जजिया कर लगाए। ध्यान, तो ये ध्यान में रखना है। ये जो था थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कट्टर शासक था। ठीक है, तो उसने के शासनकाल में न्याय व्यवस्था एवं धर्म गुरुओं का प्रभाव बढ़ गया था। मुफ्त कानूनों की व्याख्या करते थे। उसने इस्लाम स्वीकार नहीं करने वाले हिंदुओं को जिम्मी कहा। ठीक है, ध्यान में क्या कहा, जिम्मी। ये पूछा हुआ प्रश्न, जिम्मी किसको कहते थे, जो इस्लाम को जो स्वीकार नहीं करते थे उनको जिम्मी कहते थे। आरसी मजुमदार के अनुसार फिरोज के इस युग का सर्वाधिक धर्मांध एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और अंग्रेजों का अग्रगामी कहा। ठीक है, सिकंदर लोदी और अंग्रेजों का, सॉरी क्या नाम है इसका यार, औरंगजेब का अग्रगामी कहा गया है। ठीक है, मतलब पहले का, जो कि मतलब बहुत अधिक मतलब कट्टर था। फिरोज शाह का वजीर की बात करेंगे तो मलिक मकबूल था। वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामी नियमों को कड़ाई से पालन किया तथा उलेमा को प्रशासनिक कार्यों में महत्व दिया। ठीक है, और इसका जो भाई जो था, क्या नाम है इसका भाई, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक इससे विपरीत था।
बहुत सुल्तानों ने बोला। से इसमें ये विपरीत प्रक्रिया क्यों देखने को मिली? तो इसका कारण ये बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने नीतियों से बहुत सारे लोगों को असंतुष्ट कर दिया था। अगर ये उलेमाओं को प्रसन्न नहीं करता, उनको भूमि वापस नहीं देता, अमीरों को भूमि वापस नहीं देता, तो क्या हो सकता था? ये रूल नहीं कर पाता, क्योंकि इसके समय भयंकर मतलब क्या होता? विद्रोह होता। और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए इसने हिंदुओं के ऊपर काफी मतलब क्या किए थे? तो जुल्म किए थे। ठीक है। निम्नलिखित में कौन है? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, तो उसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, फुतुहात ए फिरोज शाही की बात करेंगे, इसकी आत्मकथा है। ठीक है, और इसकी रचना किसने की थी? आत्मकथा की रचना खुद वो व्यक्ति ही करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फुतुहात ए फिरोज शाही की बात करेंगे, इसकी रचना आत्मकथा है। तो किसने की थी इसकी रचना? तो खुद मतलब फिरोज तुगलक ने की थी। फतवाए जहांगीरी की बात करेंगे तो जियाउद्दीन बर्नी का है। और तारीख फिरोज शाही की बात करेंगे, ठीक है, ये भी जियाउद्दीन बर्नी का है। ठीक है, तो तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहांदारी, ठीक है, दोनों के दोनों की बात करेंगे, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। फुतुहात ए फिरोज शाही की बात करेंगे तो खुद मतलब जीएसटी ने लिखा, सॉरी क्या नाम है इसका यार, ठीक है, एफएसटी ने लिखा था। हाँ ठीक है, सीरत ए फिरोज शाही इसमें की रचना थोड़ा किसी सा अज्ञात अंतर है विद्वान ने सर, की थी। जैसे फ से दोनों स्टार्ट हो रहा है तो वो फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा हो जाएगा, तारीख वाला हो जाएगा बर्नी का। थोड़ा सा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज अफीफ को फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज को शम्स ए सिराज अफीफ को, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी का संरक्षण प्रदान था। आयुर्वेद से संबंधित एक ग्रंथ को एजुद्दीन ने, ठीक है, दयालते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद किया है। ठीक है, तो इसका राइटर इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन ध्यान रखें दयालते फिरोज शाही का संबंध किससे है? तो आयुर्वेद से है। ठीक है, आयुर्वेद से। फिरोज तुगलक की मुद्रा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसने तांबे एवं चांदी के मिश्रण से बने अद्धा एवं बिक नामक करेंसी चलाया। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, अद्धा एवं बिक किसने चलाया? ठीक है, ये फिरोज शाह तो तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, यह तांबे एवं चांदी के मिश्रण से बना होता था। ठीक है, अद्धा एवं बिक। फिरोज शाह तुगलक ने जीतल नामक सिक्का चलाया। ठीक है, तो ध्यान रखें गलत है। ठीक है, उसने अपने सिक्कों पर अपना नाम अपने पुत्र फतेह खान का नाम अंकित करवाया, तो ये आपका सही है। ठीक है, तो अद्धा एवं बिक जो सिक्का जो चला, जो चांदी एवं तांबा का मिश्रण होता था, फिरोज शाह तुगलक ने चलाए थे। ठीक है, संसगानी, ठीक है, संसगानी नामक सिक्का की बात करेंगे, वो भी फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। वह सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था, जिसे विजयों तथा युद्ध की तुलना में प्रजा की भौतिक उन्नति को श्रेष्ठ माना। ठीक है, और उसने अपने शासन को क्या आधार बनाया था? क्योंकि कट्टरपंथी था, तो इस्लाम धर्म को क्या बनाया था? इसने अपना आधार बनाया था। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने धर्म को, अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग रखा था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की सफलताओं का श्रेय उसके प्रधानमंत्री खान जहां मकबूल को दिया जाता है। ठीक है, जो कि उसका क्या था? वजीर था। क्या था? वजीर था। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद शाह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नसरुद्दीन महमूद था, इसके समय किसका आक्रमण हुआ था? तैमूर। नसरुद्दीन महमूद शाह का समय किसके आक्रमण हुआ था? तैमूर का आक्रमण हुआ था। ठीक है, कब हुआ था तैमूर का आक्रमण? 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है। ठीक है, इसके बाद तुगलक वंश की कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में मलिक सरवर नामक एक हिजरे ने जौनपुर की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। बिल्कुल ठीक है। महमूद शाह का शासन एक समय केवल दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। बिल्कुल ठीक है। और 1300 नसरुद्दीन महमूद के समय तैमूरलंग भारत में आक्रमण नहीं कर सका, तो गलत है। ठीक है, 1398 में तैमूरलंग की बात करेंगे, भारत पे आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है। ठीक है, और तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का विस्तार जो था पालम तक सिमट कर रह गया। तैमूर के वापस जाने के बाद नसरुद्दीन ने मल्लू इकबाल की सहायता से पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये नाम इंपोर्टेंट है, मल्लू इकबाल की सहायता से। और 1412 में महमूद शाह की मतलब क्या होता है? ये मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का कहानी भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने ये तैमूर जब भारत में जब आक्रमण किया था ना, तो उसकी सहायता खीज खान ने की थी। किसने की थी? खीज खान ने उसकी सहायता की थी। इसलिए बहुत सारा क्षेत्र दीपालपुर वगैरह का जो क्षेत्र जो था ना, ठीक है, पंजाब मुल्तान
ये सब बहुत सा दीपालपुर वगैरह का क्षेत्र जो था, ठीक है, क्या नाम था, मुल्तान, दीपालपुर, आई थिंक लाहौर जो था, ये सब मतलब जो था तैमूर लंग जो था उसका प्रशासक नियुक्त करके चला जाता है, ठीक है। हालांकि इसको दिल्ली पे तो अधिकार बाद में करता, तैमूर के साथ, तैमूर के चले जाने के बाद ये दिल्ली पे अधिकार करता 2-3 वर्षों के बाद। लेकिन खीज खान जो था तैमूर की मदद किया था, इसलिए दीपालपुर का क्या बोलते हैं उसको, प्रशासक इसको नियुक्त करके जाता था, ठीक है। रैयत आला, ठीक है, ये अपने रैयत का काफी अधिक सम्मान करता था, इसलिए जब रैयत जब आते थे तो उसके सम्मान में ये खड़ा हो जाता था, ठीक है। इसीलिए इसने रैयत आला की उपाधि धारण भी की थी, ठीक है। जब रैयत जब इनके दरबार में आते थे तो उसके सम्मान में खुद मतलब खड़ा हो जाता है खीज खान, ठीक है। खीज खान को रैयत आला की उपाधि धारण की थी। रैयत आला और एक और भी एक शासक को कहा जाता है, ठीक है, किसको कहते हैं, क्योंकि आगे पढ़ना, रैयत आला उपाधि उसने भी धारण की थी। एनीबॉडी? मुगल साम्राज्य से संबंधित है वो, रैयत आला ही था ना, मैं तो कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। शाहजहां ने, सर क्या नाम इसका यार, सर शेर शाह वाला बोल शेर शाह रहे सूरी हैं? ने किया था ना, हाँ, रैयत आला ही था ना वो। नहीं सर, ये ताला नहीं था। क्या था फिर? सर उसने भी रैयत आला की थी, ठीक है। खीज खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की, ठीक है। तो सैयद वंश की स्थापना 1414 में हुआ था। तैमूर लंग भारत से वापस जाते के समय खीज खान को सुल्तान और खीज खान को मुल्तान, दीपालपुर, लाहौर का शासक नियुक्त किया था। खीज खान के शासक के लिए पंजाब, मुल्तान एवं सिंध पुनः हो गए। फरिश्ता खीज खान को एक न्यायप्रिय एवं उदार शासक बताया। इसकी मृत्यु 1421 में हो गई, ठीक है। खीज खान की मृत्यु पर युवा, वृद्ध, दास और स्वतंत्र सभी ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया था, मतलब अच्छा व्यक्ति था ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस्लाम धर्म में, ठीक है, शोक प्रकट करने के लिए काले वस्त्र को पहना जाता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या होता है, तो सफेद वस्त्र को पहनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सभी ने काले वस्त्र पहनकर क्या किया था, शोक प्रकट किया था। और खीज श्री का उत्तराधिकारी कौन था, मुबारक शाह, ठीक है। मुबारक शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। खीज खान के बाद कौन आएगा, मुबारक शाह। मुबारक शाह प्रधानमंत्री, वजीर, सरवर उल मुल्क था, ठीक है। तारीख मुबारक शाही की रचना यहया बिन अहमद सरहिंदी ने किया था। तो ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। तो मुबारक शाह का प्रधानमंत्री कौन था, सरवर उल मुल्क था, बिल्कुल ठीक है। और तारीखे मुबारक शाही की रचना किसने की थी, यहया बिन अहमद सरहिंदी। देखिए ये जो मध्यकालीन किताब जो है ना, इसमें से एक नंबर तो बीपीएससी में 100% पूछेगा। तो मैं आपको 30 से 40 किताब का एक लिस्ट बना के आप दूंगा, आप लोग क्या करना, उसको याद कर लो, हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी एक क्वेश्चन तो उससे रहेगा, 100% रहता है, ठीक है। जैसे बता देगा तारीख मुबारक शाही के लेखक का नाम, फतवा जहांदारी का लेखक का नाम बताइए, ठीक है। तो ये सब प्रश्न फतवा थे, क्या नाम था यार, इधर था ना इसका, जिसका फिरोज उसने शाही। लिखा था, ठीक है, हाँ, फतवात फिरोज शाही का लेखक जो कि खुद ही था। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा देंगे, तो ऐसे प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, एक नंबर आपके आएंगे वहां से। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी। शाह कहाँ के शासक को बोलते थे, ईरान के जो शासक होता था उसको शाह बोलते थे, ठीक है। मुबारक शाह के समय में ही पहली बार दिल्ली सल्तनत में 2 महत्वपूर्ण हिंदू अमीरों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। मुबारक शाह के वजीर, ठीक है, सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र द्वारा 1334 में सुल्तान की हत्या करवा दी थी, ठीक है। मुबारक शाह ने याहिया बिन अहमद सरहिंदी को अपना राजश्रय दिया था, ठीक है। मोहम्मद शाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मोहम्मद शाह ने अपने वजीर सरवर उल मुल्क का वध करवा दिया, ठीक है। तो ठीक है, ये तो सही है, बिल्कुल। सरवर उल मुल्क ने किसका, सरवर मुबारक शाह की हत्या, ठीक है, सरवर उल मुल्क ने करवाई थी, जो कि उसका वजीर था। और सरवर उल मुल्क की हत्या किसने करवाई, मोहम्मद शाह ने। इसके शासनकाल में मालवा के शासक महमूद द्वारा दिल्ली पे आक्रमण किया गया। दिल्ली पे महमूद के आक्रमण से बदायूं का सूबेदार बहलोल लोदी था, ये आपका गलत है। 1445 में बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई, ठीक है। मालवा के शासक महमूद के द्वारा दिल्ली पे आक्रमण किया गया, उस समय बहलोल लोदी मुल्तान का सूबेदार था, ठीक है, क्योंकि आगे चल के लोदी वंश की स्थापना करता है, ठीक है। मोहम्मद शाह अंतिम समय में विद्रोह के दबाने में असमर्थ हो गया था, अधिकांश राज्य अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मोहम्मद शाह की 1445 में मृत्यु के साथ ही सैयद वंश का क्या होता है, पतन की ओर अवसर हो गया, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह सिंहासन पर बैठा, ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रह पाता। अब हम आते हैं बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी ने जिस वंश का नींव डाला उसको बोलते हैं लोदी वंश, ठीक है। और इसकी नींव की बात करेंगे तो कब बनी थी लोदी वंश की नींव, कब है, तो 1400
1451 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पे आखिरी शासक रहेगा, ठीक है, जिसको लोदी वंश का रूल रहेगा, ठीक है। बहलोल लोदी दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था, बिल्कुल अफगान था ये। 1451 में वो बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ग्वालियर पर किया गया अभियान उसकी प्रथम अभियान था। उसके शासनकाल में जौनपुर पुनः दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका गलत है। ग्वालियर पर किया गया अभियान उसकी प्रथम अभियान था, ये गलत है। बाकी अन्य सारे की सारे कथन की बात करेंगे, ठीक है, सही है। ग्वालियर पर बहलोल लोदी द्वारा किया गया आक्रमण सुल्तान का अंतिम था, पहला नहीं था, अंतिम था, ठीक है। ग्वालियर अभियान से लौटते ही बीमारी से 1489 में उसकी मृत्यु हो गई। बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या बोलता था? मसनद अली कहता था, ठीक है। रैयत अली खिरीज खान, तो मसनद अली की बात करेंगे बहलोल लोदी, ठीक है। लोदी। इसका राजत्व के सिद्धांत पे भी आधारित है। हालांकि राजत्व का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? राजत्व का सिद्धांत किसका था? बलबन। बलबन का राजत्व का सिद्धांत है। राजस्व का सिद्धांत होता क्या है? तो राजत्व के सिद्धांत के ये था कि कोई शासक की बात करेंगे तो वो मतलब क्या है? वो मतलब ईश्वर के समतुल्य है पृथ्वी पे, ठीक है। तो ईश्वर के बिहाफ पे मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, रूल कर रहा है। इसको राजत्व का सिद्धांत बलबन ने दिया था, ठीक है। अपने सरदारों के खड़े होने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। उसने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया, ठीक है। बहलोली सिक्के, बहलोल लोदी। वो धार्मिक रूप से भी सहिष्णु था। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे, ठीक है। सिकंदर शाह लोदी के संबंध में निम्न कथन पे आपको विचार करना। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली पे बैठा, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पे बैठा। सिकंदर लोदी ने 1494 में बनारस के समीप एक युद्ध में हुसैन शाह सरकी को हराकर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, ठीक है। यही हुसैन शाह सरकी था जिसने क्या किया था, अपना जौनपुर में एक क्या किया था, उसने एक नवीन राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, प्रांतीय राज। व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने से उद्देश्य सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की नींव रखी। बिल्कुल 1504 में आगरा शहर किसने बना? सिकंदर लोदी 1504 में शहर बनाता है। अब 1506 में उसकी राजधानी बना देता है, ठीक है। तो शहर 1504 में बना, ठीक है। राजधानी कब बना? 1506 में बना, ठीक है। सिकंदर लोदी ने माप के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदी का प्रचलन किया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जौनपुर के पास युद्ध में हुसैन सरकी को पराजित नहीं किया था, बनारस के समीप युद्ध में हुसैन सरकी को पराजित किया था और सरकी को परास्त करके बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, ठीक है। सॉरी, बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, आपका सही, गलत लिया था, मतलब इससे बी ऑप्शन जो था आपका गलत था। बी ऑप्शन में था क्या? सिकंदर लोदी ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1494 बनारस के समीप युद्ध में हुसैन शाह सरकी को हराकर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, तो नहीं, ठीक है, बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, ऐसा इसका आंसर लिया है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसने अनाज एवं अन्य आवश्यक की वस्तुओं पर चुंगी एवं कर हटा दिया, जिससे आवश्यकता की वस्तु जो थी क्या हो रही, टैक्सेस हटने के बाद क्या हो गए? सस्ते हो गए। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने खुम्स, लूट के माल पे कोई हिस्सा नहीं लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक है जिसने खुम्स, लूट के माल पे सर्वाधिक हिस्सा लेने की बात कही थी? सर्वाधिक कौन ले रहा था? जो कि बोलता था 80% मेरा है, कौन था सर्वाधिक लेने वाला? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक था, ध्यान में 80% था। और लूट के माल में किसी भी प्रकार का हिस्सा न लेने की बात की थी सिकंदर लोदी, ठीक है, ध्यान रखें, इंपोर्टेंट है। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करवाई। उसने आंतरिक व्यापार कर समाप्त कर दिया। गुप्तचर विभाग को मतलब क्या किया? पुनर्गठन किया। जब आंतरिक व्यापार कर समाप्त हो गया तो व्यापार इसके समय में क्या थी? उन्नत स्थिति में पहुंच गई थी, ठीक है, ध्यान में आप इसे रखना है। सिकंदर लोदी ने निम्न में से किस कार्य के लिए उन्हें धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु होने का प्रमाण मिलता है? ठीक है, हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसने हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। ज्वालामुखी मंदिर को मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था, ठीक है। हालांकि ज्वालामुखी मंदिर को सबसे पहले किसने तोड़ा था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और फिर सिकंदर लोदी ने भी आक्रमण किया, उसके मतलब जो टुकड़े को तोड़कर कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था, ठीक है। पुनः हिंदुओं पर जजिया कर इसने क्या किया? आरोपित कर दिया, ठीक है। इस सब के वजह से पता चलता है ये क्या था? असहिष्णु था, ठीक है। असहिष्णु शासक में फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, औरंगजेब, ये सब के सब असहिष्णु शासक में गिने जाते हैं। औरंगजेब के ये सब पुरोगामी थे, मतलब औरंगजेब के नीति के अनुसरण करने वाले ये पहले के शासक थे, ठीक है।
उपरोक्त सभी कार्य प्रमाणित करते कि धार्मिक रूप से असहनीय एवं धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का विरोधी था। उसने एक ब्राह्मण को सिर्फ इसलिए फांसी दे दी कि उसने कहा था हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र है। ठीक है। उसने मुसलमानों के तजिया निकालने एवं मुस्लिम स्त्रियों के पीरों एवं संत के मजार पे जाने पे प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी पूछा जाता है। ठीक है। तजिया निकालना और औरतों को, ठीक है, संतों के मजार पे जाने पे प्रतिबंध लगा दिया, मतलब ये स्त्री विरोधी भी था। ठीक है। गले की बीमारी के कारण उसकी मृत्यु 1517 में हो गई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक कार्य सिकंदर लोदी द्वारा नहीं किया गया था? ठीक है। तो सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी आगरा को बनाया। 1504 में आगरा को बसाया था और 1506 में इसने राजधानी बना लिया था। बिल्कुल ठीक है। जो कि आगरा मुगल के समय में प्रमुख राजधानी के रूप में वर्षों तक रहे, जब तक जहांगीर, क्या नाम, शाहजहां ने राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली न ले गया। उसने निष्पक्ष न्याय के लिए न्याय मियां भुआ को नियुक्त किया था। ठीक है। सिकंदर में एक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में फरंगे सिकंदरी नामक से अनुवाद करवाया। ठीक है। तो सिकंदर ने एक संस्कृत ग्रंथ फारसी में फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद करवाया था। यह भी ठीक है। उसने मस्जिदों में शिक्षा को अलग कर दिया और शिक्षा को अलग विभाग के अधीन स्थानांतरित कर दिया, तो ये आपका गलत लिया है। ठीक है। सिकंदर लोदी पढ़ा लिखा था। विद्वानों को संरक्षण देने के कारण उसका दरबार विद्वानों का केंद्र स्थल बन गया। उसने मस्जिदों को शीघ्र सरकारी संस्थाओं का स्वरूप प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया, कि न कि उसने अलग किया था। मुस्लिम शिक्षा में सुधार करने के लिए उसने तुलंबा फारस के विद्वान शेख अब्दुल्लाह को और शेख अजीजुल्लाह को भी, मतलब क्या किया था, बुलाया था अपने राज्य में। अब देखेंगे इब्राहिम लोदी एवं मेवाड़ के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो मेवाड़ पे अधिकार को लेकर। ठीक है। अब आते इब्राहिम लोदी, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के बीच में झगड़े का क्या कारण था? ठीक है। किसको लेकर? मेवाड़ पे अधिकार को लेकर। इसलिए मेवाड़ के जो शासक जो थे, राणा संगा जो थे, काफी अधिक नाराज हो गए। ठीक है। कहा जाता है राणा संगा ने भी, ठीक है, बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए, ठीक है, क्या क्या प्रेरित किया था। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसी के बीच में दोनों के बीच में लड़ाई होता है। ठीक है। कौन सी लड़ाई होता है? हाँ कहिए। खतौली की लड़ाई। ठीक है। बैटल ऑफ खतौली होता है। ठीक है। तो इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के शासक राणा संगा के बीच में खतौली की लड़ाई होती है। अब देखिए दोनों के बीच में अंतर कितना है, इसमें कोई संदेह नहीं। राणा संगा बहुत बहादुर थे, वॉरियर थे। लेकिन इब्राहिम लोदी दिल्ली पे रूल कर रहा है। दिल्ली पे जो रूल कर रहा है उसका संपूर्ण भारत पे उसका रूल है कि नहीं है? और ठीक है, और एक व्यक्ति जो है से केवल, ठीक है, मेवाड़ पे शासन कर रहा है, मतलब डेट मीन्स वो क्षेत्रीय शासक है। अब जो खतौली, तो मेवाड़ का शासक दिल्ली के शासक को जब पराजित जब कर देता है, तो इससे क्या मैसेज आता है? इससे मैसेज आता है भाई साहब, दिल्ली के गद्दी पर बैठा हुआ सुल्तान जो है सो कच्चा है। ये बात जब बाबर को जब पता चलती है, तो बाबर को क्या होता है, इससे मतलब क्या उत्तेजना मिलता है और उसे प्रेरणा मिलता है। अगर ये व्यक्ति राणा संगा, सॉरी, अगर ये व्यक्ति की बात की इब्राहिम लोदी, अगर राणा संगा से पराजित हो सकता है तो प्रांतीय शासक तो हमसे क्यों नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं से इब्राहिम लोदी को राणा संगा से पराजित होना भी, ठीक है, मोटिवेट करने का काम किया। किसको? तो बाबर को, से हम दिल्ली पे आक्रमण करेंगे। ठीक है। और इसका क्षेत्रीय शासकों से ही मतभेद था। दौलत खान लोदी इसके चाचा थे। क्या थे? दौलत खान लोदी की बात करें, किसके चाचा, तो वो भी इससे नाराज चल रहे थे। तो कहते हैं दौलत खान लोदी और राणा संगा दोनों ने बाबर को मतलब आमंत्रित किया, सब आओ और भारत पे क्या करो, आक्रमण करो, इब्राहिम लोदी को यहां से हटाओ। ठीक है। तो मेवाड़ एवं इब्राहिम लोदी के बीच झगड़े के कारण, मेवाड़ एवं इब्राहिम लोदी के बीच, मेवाड़ पर झगड़े का मुख्य कारण अधिकार को लेकर था। मेवाड़ का शासक राणा संगा के विरुद्ध इब्राहिम का अभियान असफल रहा। बाद में खतौली की युद्ध होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी राणा संगा से हार गया था। उसने, राणा संगा ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया। उससे असंतुष्ट होकर पंजाब का दौलत खान लोदी एवं उनके चाचा आलम खान ने काबुल के तैमूर वंशी शासक, ठीक है, बाबर को भारत पे आक्रमण किया। ठीक है। देखिए ये तैमूरी परंपरा को मानते थे मुगल जो थे, लेकिन मुख्य रूप से इनमें दोनों का खून था। तैमूरों का भी खून था और साथ में मंगोलों का भी खून था। ठीक है। ध्यान रखें, मां की तरफ से मंगोल थे, पिता की तरफ से तैमूर थे। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान पे बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें लोदी पराजित हुआ और इसकी हत्या कर दी गई। और इसी के साथ आप ध्यान में रखोगे तो इब्राहिम की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त हो गया और बाबर ने भारत के नवीन मुगल वंश की क्या की, स्थापना की। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। किस विद्वान ने सिकंदर लोदी के विषय में कहा था कि वह मृत्यु परंत लड़ा, एक सैनिक की भांति मारा गया? ठीक है। तो ध्यान में किसने कहा? फरिश्ता ने कहा था। ठीक है। सॉरी, ये सिकंदर लोदी गलत होगा, इब्राहिम लोदी के बारे में फरिश्ता बोला था। देखिए
इसीलिए मैं बोला था कि किताब जो है नए बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें एरर बहुत है, ठीक है। तो इसको हूबहू तो बच्चे लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए ठीक था, इसलिए मैंने इसकी बहुत बुराई की थी, ठीक है। तो किस विद्वान ने इब्राहिम लोदी के विषय में कहा था कि मृत्यु उपरांत लड़ा और सैनिक की भौति मारा गया, तो ये फरिश्ता ने कहा था, ठीक है। ये कथन इब्राहिम लोदी के समय में फरिश्ता ने कहा था। नियामतुल्लाह, ठीक है, नियामतुल्लाह का विचार है कि इब्राहिम लोदी अतिरिक्त भारत के अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया था, ठीक है। और ये पहला सुल्तान था जो कि मतलब युद्ध स्थल में क्या होता मारा गया था। अफगान शासकों का राजत्व सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या होता है, सल्तनत काल के शासक से जो प्रश्न बन सकते थे वो समाप्त होता है। अब हम आते हैं सल्तनत काल का जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उससे कुछ प्रश्न को ले लेते हैं, फिर हम लोग क्या मुगल पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा आज का टॉपिक समाप्त होगा। फिर हम लोग कल वाला टॉपिक जो था आपके सामने मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते। तो आप यहाँ पे देखोगे जो पहला क्वेश्चन जो है सल्तनत काल से, सल्तनतकालीन मंत्रियों में उनके कार्यों का कौन सा जोड़ा बेमेल है, ठीक है। तो दीवाने इंसा की बात करेंगे तो वे के कागजात को देखभाल नहीं करता था, ये पत्राचार विभाग को संभालता था, जैसे शासक का पत्र, उसका अध्यादेश, किसी को जाना है, ठीक है, तो इन सारे चीजों को मतलब वो देखा करता था। वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, बिल्कुल ठीक है। दीवाने आरी सैन्य विभाग, ठीक है। दीवाने रसालत विदेशों से पत्राचार, और विदेश विभाग का सिंपल सा ध्यान में रखना है। दीवाने इंसा की बात करेंगे तो पत्राचार विभाग था, जो कि सुल्तान का जो घोषणा वगैरह होता था, पत्रों का मसविदा वगैरह तैयार करता था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की 4 प्रमुख मंत्रालय होते थे। दीवाने इंसा कहते हैं 3 अन्य मंत्रालय होते थे जिनका विवरण ऊपर दिए गया, ठीक है। 4 मुख्य थे। एक क्या था, वजीर के लिए राजस्व विभाग था। दीवाने आरी सैन्य का था। दीवाने इंसा पत्राचार का था, या फिर सुल्तान का जो घोषणा जो होता था उसको क्या फैलाने का काम करता था। दीवाने रसातल विदेश होता था। दीवाने वजीर की सहायता होती नायब वजीर था। मुशरिफ मुमालिक, ठीक है, मुस्तौफी मुमालिक, खजीन, दीवाने पकू इत्यादि पदाधिकारी होते थे। तो दीवाने वजीर सबसे बड़ा होता था, उनकी सहायता करने के लिए बहुत सारे अन्य अधिकारी होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सल्तनत काल में प्रांतों एवं अन्य विभागों की प्राप्त होने वाली आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखने का दायित्व निम्नलिखित में से किसे था, तो मुशरिफ मुमालिक का था, ठीक है। मुशरिफ मुमालिक की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, तो मुशरिफ मुमालिक कौन था, अभी आपने पढ़ा ना। मुशरिफ मुमालिक की बात करेंगे, ये जो विभाग जो था दीवाने वजीर के नीचे का जो अधिकारी जो था मुशरिफ मुमालिक था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो मुशरिफ मुमालिक का काम क्या होता था, मुशरिफ मुमालिक का काम क्या होता था, प्रांतों, मतलब समझिए कि इसे यहाँ पे ये जो अधिकारी जो है, ठीक है, समझिए कि इसे मतलब, ठीक है, दीवाने वजीर की बात करेंगे तो ये आईएएस अधिकारी अगर है, ठीक है, सबसे सीनियर है, तो उसके हेल्प करने के लिए प्रांतों में क्या होता है, मुशरिफ मुमालिक होते थे, तो पीसीएस अधिकारी हो गया, ठीक है। इस तरह का मतलब चीजें थी, बटा हुआ था सब जगह, ठीक है। तो प्रांतों में क्या करता था, ये हेल्प करता था उसका, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दीवाने वकूफ नामक एक नए विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, जिसका मुख्य कार्य वे के कागजात की देखभाल करना था, ठीक है। तो सीएजी था एक तरह से देखेंगे तो, ये क्या नाम था इसका, दीवाने वकूफ, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ध्यान में इसको रखना है। वकील सल्तनत नामक एक नए विभाग की स्थापना तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के द्वारा किया गया। इसका मुख्य कार्य शासन व्यवस्था एवं सैनिक व्यवस्था की देखभाल करना था। इसका नाम क्या था, इसका नाम था वकील ए सुल्तान। खजीन की बात करें, खजांजी होते थे, यह कोषाध्यक्ष के रूप में काम करता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सल्तनत काल में धर्म एवं दान विभाग की प्रमुख अधिकारी सदर ए सुदूर था, ठीक है। सदर सुदूर की बात करेंगे तो दान एवं धर्म का अधिकारी होता करता था। सल्तनत काल में सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कुजात होता था। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जब भी बात करेगा धर्म का सबसे बड़ा अधिकारी कौन, तो धर्म के सबसे बड़ा अधिकारी की बात करेंगे तो खुद मतलब कौन होंगे, तो खुद मतलब कौन होंगे, तो ध्यान में रखेंगे सुल्तान ही होंगे, ठीक है। लेकिन दूसरे नंबर के जो अधिकारी थे, ठीक है, दूसरे नंबर के अधिकारी की बात करेंगे, देखिए शो के पढ़ाई हो रही है, ठीक है, कौन थे, तो काजिल उल कुजात थे, ठीक है। दीवाने बरीद की बात करेंगे, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवाने नजर का प्रमुख कार्य क्या था, उपहार विभाग का वितरण करना, ठीक है। तो सारे ही सारे मतलब क्या थे, सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, ठीक है, सही है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, आजकल के बच्चे इसको सीरियस नहीं लेते हैं। कोई सो के पढ़ रहे हैं, कोई मतलब कुछ करे, कोई म्यूजिक बना के पढ़े, कोई बाहर में रनिंग करके पढ़ रहा है, ठीक है, कोई लोग तो बाथरूम में पढ़ रहे, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीजें नहीं है।
ऑनलाइन क्लासरूम में भी आपको मतलब जिस तरह से क्लास में जिस तरह से अटेंशन आपको देते हैं उसी तरह से देंगे, तभी जाके सीखेंगे। इसीलिए ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों का इफिशिएंसी रेट काफी अधिक कम है। तो गलती टीचर में नहीं है, ठीक है, गलती बच्चों में है। तो वो सही तरीके से, ठीक है, मतलब एक होता है ना पोजीशन, बैठ के, वो सब नहीं करते, वो जैसे मन तैसे करते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति है। और ऑनलाइन टीचर का तो कंट्रोल तो होता नहीं बच्चों पे, ठीक है, सबसे बड़ा इशू है। टेक्निकल का समय है, ठीक, क्लास छोड़ के चले जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें, इसीलिए इसका एफिशिएंसी कम हो गया ऑनलाइन टीचिंग का, ठीक है। हालांकि क्वांटिटी की बात करेंगे या फिर मटेरियल की बात करेंगे तो ऑफलाइन से हमेशा बहुत अच्छा है, ठीक है, बेस्ट है। और माध्यम भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसको सब सही से लेते नहीं है, ठीक है। वकीले दर की बात करेंगे तो शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता है। वकीले दर, ठीक है, मुख्यतः शाही महल में किसको क्या जरूरत था उसको देखभाल करने के लिए वकीले दर था। बारबक की बात करेंगे तो दरबार की सांस्कृतिक रस्मों का रिवाज का मतलब देखभाल करता था। अब बारबक जो था ना, कोई वो होता ना फंक्शन वगैरह जो होता था ना, उसका देखभाल करने का काम बारबक का था। अमीर हाजिब की बात करेंगे तो ये सुल्तान से जो भी मिलता था उसकी जांच पड़ताल करता था। अमीर मजलिस की बात करेंगे तो शाही उत्सव में दावतों का प्रबंध करता था मजलिस। सर ए जंदार की बात की सुल्तानों के अंग रक्षकों का अधिकारी होता था, ठीक है। तो ये कुछ मतलब है, इसको जरा एक बार फिर से पढ़ लीजिए, हो सकता है कभी पूछा जाए, प्रशासन से प्रश्न आते रहे हैं। वकील दर क्या था, तो शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था, किसको क्या जरूरत है वो ध्यान में रखना था। बारबक की बात के दरबार की शान से रस्मों रिवाज की देखभाल करता था। अमीर हाजिब क्या था, सुल्तान से जो मिलने आते थे उनकी जांच पड़ताल करता था। अमीर मजलिस की बात करेंगे तो शाही उत्सवों में दावतों का प्रबंध करता था। और सर ए जंदार की बात करेंगे सुल्तान के अंग रक्षक का ये अधिकारी होता था, ठीक है, एसपीजी कमांडो। सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सल्तनत काल के सभी प्रभावशाली पदों पे नियुक्त व्यक्तियों को अमीर कहा जाता था। इस काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए, ठीक है, खलबता का कहा जाता है, ठीक लग रहा है, ठीक है। मजलिस ए खलबता की बैठक बारे खास में होती थी। सुल्तान बारे आजम में राजकीय कार्यों के अधिकांश भाग को क्या करता था, संपन्न करता था। तो तीसरा गलत है, ठीक है, क्योंकि इसकी बैठक मजलिस से खास में होती थी, ठीक है। मजलिस से खलबत की बैठक की बात करेंगे तो कहाँ पे होती थी, तो मजलिस से, ठीक है, कहाँ पे होती थी, खास में होती थी। यहाँ पे क्या दिया, बैठक बार एक खास दिया, वो गलत है, ठीक है। क्या होगा, मजलिस से खास में क्या होती थी, इसकी बैठक होती थी। बारे खास में सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों एवं अन्य रईसों को बुलाया करता था, ठीक है। लेकिन मंत्री परिषद की बैठक जो होती थी मजलिस खास में हुआ करती थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था, ठीक है, महमूद गजनी ध्यान में रखेंगे। इस काल में सुल्तान सेना का सर्वोच्च सेनापति एवं न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। मुबारक खिलजी सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, ठीक है। तो मुबारक खिलजी ध्यान रखिएगा, पहला ऐसा सुल्तान था जिसने खुद को मतलब क्या किया था, खलीफा भी घोषित किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुल्तान काल में प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, उसको क्या बोलते नायब अली बोलते थे। सुल्तान काल में प्रांतीय, सल्तनत काल में प्रांतीय स्वशासन का प्रमुख अधिकारी को क्या बोलते हैं, नायब अली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सल्तनत काल में प्रांत का प्रमुख प्रशासक नायब अली एवं मुफ्ती के द्वारा उसको संचालित किया जाता था। इसका पद वंशागुणत नहीं होता था। वित्तीय मामलों में बली की सहायता ख्वाजा नामक अधिकारी करता था। प्रांतों को क्या बोलता है, इक्ता कहते थे। वहां का प्रशासक कौन होता था, इक्तादार होता था, ठीक है, जिसको प्रांतपति या फिर गवर्नर कह लीजिए, वह इक्तादार होता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस प्रथा की इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, जानते ही है, पूछा भी जाता है। इब्न बतूता के अनुसार इस समय इक्ता में दो अधिकारी थे, एक अमीर या मुक्ता तथा दूसरा बली अल खराज, बली उल खराज। अमीर या मुक्ता सैनिक अधिकारी होता था, बली उल खराज की बात करें आयक मतलब राजस्व अधिकारी ये होता था। और सैन्य की बात करेंगे, प्रशासन की जिम्मेवारी की बात करेंगे, किसके पास होता था, अमीर या मुक्ता, ठीक है, ध्यान में रखें। जबकि बली उल खराज की बात, बली क्या कर था ना, ठीक है। तो बली उल खराज क्या होता था, इक्ता में आय एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था। अब यहाँ पे देखेंगे सल्तनत काल में प्रशासनिक पदों का कौन सा क्रम, अवरोही क्रम है। सबसे पहला इक्ता, फिर सिख, फिर क्या परगना, और सबसे लास्ट में क्या होता था, ग्राम होता था, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें इक्ता जो कि प्रांत में होते थे, सिख जिला में होता जिसको सिकदार कहते थे, परगना ग्राम समूह में होता था। सबसे नीचे की बात करें निम्नतम स्तर पे क्या होता था, ग्राम होता था, ठीक है। तो इक्ता, सिख, परगना और ग्राम जो था अवरोही क्रम में था। एक शहर 100 गांव के प्रशासन की, एक शहर या 100 गांव के प्रशासन की देखभाल करने वाला जो अधिकारी जो था उसको अमीर ए सदा कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी।
गांव स्तर पर मुकद्दम, गांव स्तर पर मुकद्दम मुखिया होता था, ठीक है, पटवारी एवं कारकुन होते थे। मुकद्दम से तो क्वेश्चन पूछा था इसका पिछली एक बार, सर ठीक है। वर्ड यूज करते थे, चौधरी भी यूज करते थे, मुकद्दम या चौधरी। चौधरी वाला चौधरी पूछा हुआ है। न्याय प्रशासन आई थिंक देखता था, ठीक है, न्याय प्रशासन देखने के लिए आई थिंक चौधरी हुआ करता। पिछला बार पूछा था सर चौधरी से सर प्रश्न, ठीक है। प्रांतों के अतिरिक्त कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे जिन्हें सिख या शहर शामिल थे। इसका अधिकारी सहना या फिर अधीक्षक होता था, ठीक है, जो कि स्टेट के द्वारा डायरेक्ट रूल होती थी। सल्तनतकालीन सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। 10 अश्वारोही की एक टुकड़ी को शर एक खेल कहा जाता है, ठीक है। इस काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक या फिर अरात कहा जाता था। इस काल में नावों की बेड़ों का संचालन मीरबहार नामक अधिकारी करता था। और लास्ट वाला ऑप्शन गलत लिया है, ठीक है। फलाखुन नामक गुप्तचर शत्रु को सेना की गतिविधियों की सूचना एकत्र करता था, ये गलत है, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 10 अश्वारोही की टुकड़ी को क्या सर एक खेल कहते थे। इस काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को क्या मंगलिक, ठीक है, मतलब तोप होता था, मंगलिक या फिर अरात कहते थे, ठीक है। मंगलिक जो था अमंगल कर सकता था, ठीक है। इस काल में नाव की बेड़ों को संचालन कौन करता था, मीर बहार करता था, ये भी सही है। बाकी चौथा नंबर ऑप्शन गलत लिया है। तो इस काल में, ठीक है, फलाखुन गुलेल को कहा जाता था, क्या कहते थे, गुलेल को कहा जाता था, हाँ, गुलेल को कहा जाता था। तले आह एवं यजकी नामक गुप्तचर शत्रु की सेना की गतिविधियों की सूचना एकत्रित करता था। क्या नाम था, तले आह या फिर यजकी, ये गुप्तचर थे, ठीक है, तले आह या फिर यजकी। गुलेल क्या सैनिक होता सुधार है? की दृष्टि से क्या, गुलेल गुलेल वो कुछ तोड़ने ओड़ने का काम करता था। नहीं, मारने के लिए नहीं, यूज करते थे पत्थर रख के गुलेल, मारने ठीक है। का। हाँ, सेना में यूज होता पत्थर था, रख के आर्मी में, मारने। उसको गुलेल बोलते थे, ठीक है। मतलब उसको रबर उसमें होता था, एक उसको पीछे खींच के फेंकेंगे तो दूर तक जाती थी, आक्रमण करने में यूज होता था। उसको फलाखुन कहते थे गुलेल को, ठीक। जी। सैनिक सुधार की दृष्टि से अलाउद्दीन का काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन अपने सैनिकों को नगद देने के लिए के साथ ही 6 महीना का वेतन इनाम के रूप में भी देता था, ठीक है, बोनस मिलता था। अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने के लिए सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। इक्ता के स्थान पर पुनः शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, फिरोज तुगलक को जाता है। जितना भी अलाउद्दीन खिलजी ने चेंजिंग किया था, राज्य को संपर्क करने के लिए लोगों का ऑपरेशन किया था, सब फिरोज तुगलक ने क्या किया था, उसको फिर से रिस्टोर कर दिया, ठीक है। फिरोज तुगलक की सेना में दासों की भर्ती आरंभ की गई थी, या सबसे अधिक दास थे फिरोज तुगलक की सेना में थे। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः कहां से आते थे, तो हाथी मुख्यतः बंगाल से आते थे, ठीक है। अब सल्तनत काल में आप देखोगे तो सबसे पहले अवरोही क्रम में आपको सजाना है। आरोही क्रम में तो सबसे छोटा से सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे पहले खान होता था, फिर मलिक होता था, फिर मतलब क्या होता था, अमीर होता था, सबसे लास्ट में क्या होता था, शिवा सलार होता था, ठीक है। खान के पास होता था 1 लाख, ठीक है। तो ये आरोही क्रम थोड़ी ना हुआ, अवरोही क्रम हो गया ना। गलती लिखा हुआ है ना, कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ। सर बढ़ते हुए क्रम में है तो अवरोही ही होगा ना। अरे तो घटते हुए क्रम में दिया हुआ ना, खान सबसे बड़ा होता था, ठीक है, तो अवरोही होगा ना, am I right? जी जी भाई, जी सर। ठीक है, खान सबसे बड़ा होता था, ठीक है। सबसे बड़ा खान होता था जिसके पास 1 लाख होता था। उसके मलिक के पास 10,000 था। इसी को दशमलव प्रणाली भी कह सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद 1,000 था, उसके बाद 100 था, उसके बाद 10 था। तो खान सबसे बड़ा हुआ। तो जो खान को आप सी नंबर ऑप्शन में ले रहे हो तो अवरोही होना चाहिए, नहीं, अवरोही होगा सर, जी जी। हाँ, ठीक है। अवरोही तो होगा। खान जो था, अब देखोगे यहाँ पे क्या था, 1 लाख घुड़सवार सैनिक की टुकड़ी का प्रधान हुआ करता था। मलिक की बात करेंगे 10,000 का था, अमीर 1,000 का था, शिपा सलार 100 का था, और सरखेल तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे ना, 10 घुड़सवार टुकड़ी का प्रधान था, उसको सर ए खेल कहते थे, ठीक है। सरखेल एक साथ दे दिया, लेकिन एक्चुअली में क्या था, सर ए, ठीक है, खेल, ठीक है, ऐसे था, ठीक है, ध्यान में रखना। सुल्तान सल्तनत काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सुल्तानों का निम्न में से कौन सा न्याय का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, उसके क्या बोलते थे, दीवान ए मजलिस, सदर उस-सुदुर, या फिर साहिब ए दीवान, अमीर ए दाद, क्या होता था बताइए, ध्यान रखिएगा। इसका क्या होता था, सदर उस सुदुर, ठीक है, एवं काजी उल कुजात, ठीक है। मेनली तो काजी उल कुजात ही था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुल्तान के बाद दीवान ए मुबालिक सुल्तान के कानूनी परामर्श देता था। समझ रहे, मतलब ये सारे के सारे चीज आज भी है, बस नाम बदल गया है। अभी कौन है कानूनी परामर्श देने के लिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति नहीं की जाती है। धार्मिक मुकदमों का निर्णय के लिए धार्मिक मुकदमे सुल्तान
रूप से, ठीक है, सदर एवं मुफ्ती की सहायता मतलब क्या करता था, ठीक है। सल्तनत काल में भूमि के वर्गीकरण संबंधी कथनों पर विचार करना है। इस समय दान में दी गई भूमि को मनसद ए मास कहा जाता था, बिल्कुल ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से देखिए रूप को रूस लिखा है। प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान के नियंत्रण में रखने वाली भूमि को खालसा कहते थे, ठीक है। तो खालसा सरकारी भूमि होती थी, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही। इसके अलावा आधुनिक हिंदू राजाओं के पास भी भूमि होती थी, यहाँ की निश्चित धन राशि केंद्र को भेजी जाती थी, ठीक है। सल्तनत काल कर व्यवस्था निरपेक्ष कर नहीं था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। धन निरपेक्ष कर की बात करेंगे, कौन सा नहीं था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जकात की बात करेंगे तो धन निरपेक्ष कर की बात करेंगे, नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। जकात किसके लिया जाता है, जकात बताएंगे, मुसलमानों से लिया ठीक है। जाने तो वाला बिल्कुल ठीक है, धार्मिक कर्ज। मुसलमानों से लिए जाने वाला कर्ज जो था, ध्यान में रखेंगे, जकात था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कितना होता था, बहुत कम लिया जाता जकात, 1/10 ठीक है, लेते ध्यान थे, रखेंगे मतलब किसका था, 2.5। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत कम जो था जकात जो आपको लिया जाता था। जकात मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था, ये केवल संपन्न वर्ग के मुसलमानों से वसूल किया जाता, वो भी गरीबों से छोड़ दिया जाता। जजिया तो भाई देना ही है सबको, ठीक है। जकात मात्र मतलब क्या होता था, 40वां हिस्सा होता था। 40वां हिस्सा को भाई आप क्या करोगे, 100 को 40 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2.5% आएगा ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, 250 का, ठीक है, 2.5%, ठीक है। कितना था, संपत्ति का 40वां हिस्सा लिया जाता था, अप्रोक्स कितना 2.5% होता था, ठीक है। ये संपूर्ण कर मुसलमानों के कल्याण पे ही खर्च किया, मतलब उनसे ही लिया जाता था और उन पे ही मतलब क्या क्या खर्च किया जाता था, ठीक है। मतलब देने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब उनसे लेते थे और उन पे ही मतलब खर्च कर देते थे, ठीक है। सल्तनत काल की राजस्व प्रशासन में, ठीक है, लंक बटाई का क्या तात्पर्य था, ठीक है, क्या बोलते हैं लंक बटाई। तो लंक बटाई का मतलब होता था, ध्यान में, फसल काट कर खलिहान में लाने के बाद अनाज को भूसा निकाले बिना ही कृषक एवं सरकार के बीच में लगान का बंटवारा हो जाता था, ठीक है। मतलब कई तरह का से होता था, पहले खड़ी फसल पे ही लगान का बंटवारा हो जाता था, फसल काट कर लगान का बंटवारा होता था, एक होता था फसल काट कर भूसा को निकाल के, ठीक है, रॉ मटेरियल रेडीमेड मटेरियल में, ठीक है। एक क्या करते थे, फसल कटा गया, भूसा उसमें लगा हुआ, मतलब फसल लगी हुई है, मतलब भूसा है ही उसमें, उसके में क्या करते थे, बांट देते थे, ठीक है, सरकार और फसल जो कृषक के बीच में। ये दूसरा वाला था, ठीक है। लंक बटाई क्या होता था, फसल काट कर खलिहान में लाने के बाद अनाज से भूसा निकाले बिना, ठीक है, कृषक एवं सरकार के बीच में लगान का बंटवारा हो जाता था, ठीक है। सल्तनत काल में लगान की निर्धारित करने के 3 तरीके प्रचलित है। सबसे पहले खेत बटाई। खेत बटाई में क्या होता था, फसल खड़ी फसल के साथ खेत का बंटवारा कर दिया जाता था, उसको बोलते थे खेत बटाई। लंक बटाई की बात करेंगे, फसल काटने के बाद खलिहान में अनाज में भूसा निकालने से पहले कृषक एवं सरकार के बीच में क्या होता है, लगान का बंटवारा हो जाता था। अब था रास बटाई। रास बटाई में बात करेंगे तो खलिहान में अनाज से भूसा निकालने के बाद सरकार लगान निर्धारित करती थी, इसको क्या बोलते थे, रास बटाई कहते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब भूसा को निकालने के बाद, ठीक है। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई भी कहते थे। मसाहत क्या था, तो सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज में लगान निर्धारित करना मसाहत कहलाता था, ठीक है। मतलब भूमि को नाप के, ठीक है, उसकी क्या बोलते थे, उसका मतलब पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके जो कर लगाते थे उसको मसाहत कहते थे। मसाहत प्रणाली की बारिश शुरुआत के किसने की आधार थी, पे। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दिल्ली के सुल्तानों में सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि के विकास के हेतु नहरें एवं बाग बनवाया था, लेकिन नहरें एवं बाग नहरें अपने समय पे चरम पे किसके समय तक, फिरोज शाह सॉरी हाँ मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में पहुंच गया कि उसने कितने 5 बड़े बड़े नहरों का निर्माण करवाया था। मोहम्मद तुगलक ने भी भूमि के पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित किया। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे, 5 बड़े नहरें बनवाई थी, जिसमें राजवाही एवं, ठीक है, उलुग खानी प्रमुख थे, ठीक है। सल्तनत काल में आप देखोगे, सल्तनत काल में राजस्व की दृष्टि से राज्य की भूमि को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया था। निम्न में से कौन सा एक सल्तनत काल में भूमि का प्रकार नहीं था, तो मसाहत भूमि नहीं था। मसाहत क्या थी, एक प्रणाली थी जिसमें जांच पड़ताल करके टैक्स लगाई जाती थी, ठीक है। इक्ता की भूमि थी जो कि इक्तादारों को दिया जाता। खालसा की भूमि राज्य की भूमि होती थी। इनाम एवं वक्फ की भूमि दी जाती थी, जिसपे किसी प्रकार का टैक्स नहीं मिलता था, कर नहीं मिलता था, ठीक है। इक्तादारों को जो भूमि दी जाती थी, इसके बदले में उनसे उम्मीद की जाती थी जब आवश्यकता हो तो क्या हो, उनको सैन्य सहायता देंगे। खालसा की भूमि का सीधा कर मतलब राज्यों को आता था, ठीक है। तो खालसा की भूमि एक प्रत्यक्ष सुल्तान नियंत्रित वाली भूमि थी। इस भूमि का राजस्व सीधे सुल्तान को भेजा जाता था। इस भूमि से चौधरी एवं मुकद्दम जो थे राजस्व को वसूलते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
इक्ता के भूमि इसका देखभाल मुफ्ती नामक अधिकारी करता था। इस भूमि में लगान की वसूली वली करते थे, ठीक है। अपना खर्च अलग करने के बाद मुफ्त शेष धन राजस्व में जमा कर देते थे, लेकिन ये समय पे ये लोग पैसा देते नहीं थे, ठीक है। हमेशा बोलते थे नुकसान हो गया, ठीक है। सामंतों की भूमि की बात करेंगे तो यह भूमि अधिनिष्ठ हिंदू सामंतों में राजाओं की भूमि होती थी। यह प्रतिवर्ष एक निश्चित धन के रूप में जमा करते थे। इनाम एवं वक्फ की भूमि थी, यहाँ पे किसी प्रकार की टैक्स नहीं था, खुश होकर दिया जाता था। धार्मिक नेताओं को प्रसन्न करने के लिए दिया जाता था, ठीक है। भूमि प्राप्त करने वाले का भूमि पर वंशागुणत अधिकार होता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर की बात करेंगे, 1/3 से लेकर कितना था, 1/2 तक पहुंच गया था, ठीक है। और अलाउद्दीन के समय भूमि कर उपज का कितना था, सर्वाधिक था, 1/2, मतलब 50% के आसपास इस समय में था, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, सल्तनत कालीन नामांकित कृतियों में उनके रचनाकारों में कौन सा बेमेल है, मतलब कौन सा सही नहीं है, ठीक है। आशिका की बात करेंगे तो इसके रचना अमीर खुसरो। फुता उल सलातीन की बात करेंगे तो निसामी था इसका। किताब उल रहला की बात करेंगे तो इब्न बतूता था, जो कि क्या नाम है, कुतुब मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन संबंधी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तारीख अलाई की बात करें, अब्दुल सईद नहीं होगा। तारीख अलाई के लेखक जो तो खुसरो थे, ठीक है। कौन थे, तारीख अलाई, ठीक है। अलाउद्दीन खुसरो। खिलजी से संबंधित चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके लेखक कौन थे, खुसरो थे, अमीर खुसरो थे। खुसरो। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में भारत आया था। इसको चीन कब भेजा गया था, इब्न बतूता को क्या बताएंगे, चीन कब भेजा गया था, 1342 में इसको चीन भेजा गया था। फिर वो अपना घर भाग जाता तो कोई इसको पहचानते तक नहीं रहता है, ठीक है। फिर अपने लोगों को बचपन की कहानी बताता, तब लोग इसको पहचानते हैं, ठीक है। फिर ये जो लिखता है इब्न बतूता, जो किताब जो लिखा है रहला, कि दिल्ली प्रशासन में, दिल्ली में रहकर थोड़ी ना लिखा था, अपने घर चला गया आराम से, वहां पे बैठ के लिखा था। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, उसकी विद्वता से परेशान होके। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार किसी को फांसी की सजा सुनाई थी। अब बोला था जो भी लोग इससे संबंध रखेंगे उसको भी फांसी की सजा दी जाएगी, और उससे इसका संबंध काफी अच्छा था इब्न बतूता का, ठीक है। तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के झमेले में एक बार पड़ गया था, लेकिन बाद में बच जाता है, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी की सल्तनत काल के महत्वपूर्ण लेखक थे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने नहीं की थी, नूहे सिपहार। नूहे सिपहार की रचना की बात करें अमीर खुसरो ने की थी। तारीखे फिरोज शाह जियाउद्दीन बर्नी का है। इनायत आमा इलाही की बात उसका है, ठीक है। नासिर सदात की बात करें वो भी उसका ही है, ठीक है। तारीखे फिरोज शाही की रचना, ठीक है। खुनाए मुहम्मदी की रचना, इनायत नामा इलाही की रचना, हसरत नामा की रचना, तारीखे बलमियान की रचना, मासिर सादिक की रचना, सलाते कबीर की रचना, फतवा जहांदारी। ये पूछता है, ठीक है, ये पूछता है, ठीक है। हसरतनामा तो नहीं देखा, लेकिन ये चांसेस है पूछने का, ठीक है। तो तारीखे फिरोज शाही या फतवा जहांदारी दोनों की रचना किसने की थी, तो बर्नी ने की थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा नूहे सिपहर की रचना किसने की, नूह सिपहर की रचना खुसरो। तो अमीर खुसरो ने की थी, ठीक है। अमीर खुसरो। सल्तनत, यह अमीर खुसरो पहले ऐसे भारतीय लेखक है जिसने हिंदी की खड़ी बोली को बढ़ावा दिया था। अगर पूछेगा हिंदी को खरी, ठीक है, हिंदी को खरी बोली को बढ़ावा देने वाले शासक, सॉरी जनक कहते हैं खरी बोली के, तो अमीर खुसरो थे, ठीक है। अपने आप को हिंदुस्तानी मुसलमान भी वो खुद को कहते थे, ठीक है। सल्तनत कालीन संस्कृत में फारसी में अनुदित किस पुस्तक का नक्षत्र विज्ञान से, तो दलायते फिरोज शाही, क्या नाम था, दलायते फिरोज शाही का संबंध की बात करेंगे नक्षत्र विज्ञान से, ठीक है। सल्तनत काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित पुस्तक दलायते फिरोज शाही का संबंध नक्षत्र विज्ञान से। इस पुस्तक का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था, एनुद्दीन खालिद किरमानी के द्वारा किया गया था। नुसफा फियाजे सिकंदर या तिब्बे सिकंदर लोदी के वजीर मियां भूज के द्वारा संस्कृत से फारसी में अनुवादित पुस्तक चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, ठीक है। तिब्बे सिकंदरी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मियां भूज ने इसको लिखा था। किताबुल यामनी की रचना उतबी ने किया था। इसे मोहम्मद गजनी के बारे में जानकारी मिलती है। तारीख सिंध या फिर तारीख मासूमी ग्रंथ की रचना चचनामा पे आधारित है। इसकी रचना मीर मोहम्मद मासूम ने की थी, इसलिए इसका नाम है मासूमी, तारीख मासूमी। इसमें सिंध के इतिहास की जानकारी आपको प्राप्त होती है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे 102 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। सल्तनत शासकों में उनके द्वारा संरक्षण प्राप्त फारसी विद्वानों का कौन सा बेमेल है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो ये आपका बेमेल है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, मिन्हाजुस सिराज की रचना मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बोला, सल्तनत का उनके संरक्षण प्राप्त करने में, ठीक है। मिन्हाजुस सिराज को संरक्षण, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं दिया था, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद ने दिया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा सदर हसन निजामी को दिया। इल्तुतमिश को ख्वाजा अबू नस्र ने दिया। अलाउद्दीन खिलजी को मौलाना आरिफ अब्दुल रहीम ने दिया। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहने वाले फारसी विद्वान जियाउद्दीन वर्नी एवं बहीउद्दीन मोहम्मद चाच थे, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रखते थे। फारसी विद्वान थे जियाउद्दीन बर्नी और साथ में बहरुद्दीन मोहम्मद चाच। जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तारीख है शाही फिरोज शाही। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। मिहनाज उद्दीन सिराज नसरुद्दीन महमूद के दरबारी कवि थे। इसके अलावा फखरुद्दीन नुनाकी भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। नसरुद्दीन महमूद के समय, जिसके समय तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जियाउद्दीन बर्नी को संरक्षण प्रदान था। बलबन की दरबारी कवि में अमीर खुसरो तथा मीर हसन दहलवी थे। ठीक है। तो अमीर खुसरो को सबसे पहले संरक्षण मिलना, ठीक है, कब शुरू किया गया था? तो क्या बताएंगे? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के 7 से 8 सुल्तानों के संरक्षण में ये रहे थे। ठीक है। अब सल्तनत काल की राजकीय भाषा की बात करें फारसी थी। मुगलों की भी राजकीय भाषा की बात करें क्या थी? तो फारसी थी। अब फारसी भाषा तो आप देखोगे प्रशासन में ब्रिटिश के आने तक भी यूज होते रहा था। ठीक है। अभी भी आप कोर्ट वगैरह में चले जाए, पुराने ब्लॉक वगैरह में चलो, तो वहां पे भी अभी आप देखोगे नजारत, कोर्ट में आपको काजी, मतलब ये सब शब्द आपको देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं से फारसी परंपरा का अभी भी भारतीय प्रशासन में कहीं कहीं पे आपको दिखेगा। तो ब्रिटिश ने भी इसको आगे चल के बहुत समय तक मतलब प्रशासन में क्या किया तो फॉलो किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। सल्तनत कालीन विद्वान के कवियों में अमीर खुसरो का विशिष्ट स्थान था। वो फारसी भाषा का सबसे भारतीय कवि थे। अमीर खुसरो का समय निम्न कथनों पर विचार करना। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। ठीक है। उसके बचपन का नाम अब्दुल हसन था। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। बिल्कुल, निजामुद्दीन औलिया वही शिष्य था जिनका मतभेद किनके साथ था? तो किनके साथ मतभेद था? तो गयासुद्दीन तुगलक के साथ। क्यों मतभेद था पता है? मतभेद क्यों था गयासुद्दीन तुगलक के साथ? वो जो लौट रहे थे बंगाल अभियान से, उसके वजह से अभियान था, उसके वजह से मतभेद होगा। मतभेद पहले, वो तो मर ही गया ना वहां पे गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान में, तो मतभेद पहले से रहा होगा ना। वो पहले, हाँ उस टाइम मर गया था। पहले ये जो था ना, एक वो चीज का स्थापना करवा रहा था, क्या होता है इसको यार, मकबरा वगैरह कुछ बनवा रहा था। ठीक है। उसको गयासुद्दीन तुगलक ने रोक लगा दिया था। ठीक है। मतलब बनवाने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है। इस वजह से दोनों के बीच में मतभेद हो गया था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत बड़ा प्रशंसक था। मोहम्मद बिन तुगलक की इससे बहुत बनती थी, इसलिए कुछ इतिहासकार लिखते भी थे कि गयासुद्दीन तुगलक की हत्या में दोनों का साठगांठ था। खिलजी के साथ मतभेद था इसका। खिलजी के साथ इसके मतभेद थे। खिलजी के बारे में बोला था कि सुल्तान एक दरवाजे से प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। ठीक है। इसकी केवल तुगलक से बनती थी। ध्यान रखिए, क्योंकि तुगलक जो था ना एमबीटी, वो न्यूट्रल शासक था, इसलिए उससे बनती थी। इसने अपनी पुस्तक नू सिपिहर में भारत की प्रशंसा की है। और ये बानी का आविष्कारक था। बानी का भी था, और साथ में किसका आविष्कारक था? बानी नहीं, सितार का आविष्कारक था ना ये, बीना नहीं। ठीक है। सितार का आविष्कारक था ना ये, सितार का था ना सर, ये लिखा होगा। हाँ, सितार का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है। उसने सितार का आविष्कार ईरानी तंबूरा में भारतीय बीना को मिला के किया था। ठीक है। तो ईरानी तंबूरा और भारतीय बीना को मिलाकर किसने किया था? इसने सितार का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अमीर खुसरो के प्रमुख कृतियों में किरान उस सादेन कई बार पूछा गया, ध्यान में रखेगा। ठीक है। मिमथा उल फतुआ कभी नहीं पूछा गया है। खजाइन उल फुतूह बहुत बार पूछा गया है। तुगलकनामा खूब पूछा जाता है। ठीक है। आशिका भी पूछता है। ठीक है। और साथ में नुहे सिफर तो इतना बार पूछा है तो क्या ही बताऊं। ठीक है। तो तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह, ठीक है, किरान उस सादेन और नूह सिफिर। ठीक है। और 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब देखेंगे आज का 108 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारत में, ठीक है, भारत के किस मस्जिद में विग्रह बिसल देव द्वारा रचित नाटक, ठीक है, हरि केली के कुछ पंक्तियों आज भी दीवार पे मौजूद है। ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा। तो विग्रह बिसल देव को विग्रह राज कौन बोलते थे? चतुर्थ या फिर तृतीय या फिर पांचवा, क्या बोलते थे उनको? फोर्थ बोलते थे। ठीक है। इन्होंने क्या चीज का निर्माण करवाया था? क्या चीज का निर्माण करवाया था? ठीक है। विग्रह राज 2.5 दिन का झोपड़ा का नहीं निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा तो उनके द्वारा मंदिर, क्या बोलते हैं, सरस्वती मंदिर जो था उसको तोड़ के उसके ऊपर निर्माण करवाया गया था। ठीक है। तब विग्रह राज फोर्थ की बात करेंगे। अजमेर में ये शासक थे। इन्होंने मतलब क्या किया था? सरस्वती मंदिर बनवाया था। इसी को तोड़कर, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे क्या किया? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवा दिया। ठीक है। तो विग्रह राज बिसल देव द्वारा रचित हरिकेल नाटक नामक नाटक तथा सोमदेव कृत
ललित विग्रहराज की कुछ पंक्ति आज भी इनकी दीवारों पे है। ऐबक ने सरस्वती मंदिर को तुड़वाकर इस मस्जिद का निर्माण करवाया। इसमें 5 दरवाजे, जिसमें से मुख्य दरवाजा सर्वाधिक ऊंचा था। अभी भी दीवार पे आपको लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है। खिलजी कालीन वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली में करवाया, ठीक है। इस दरवाजे का निर्माण का मुख्य उद्देश्य कुतुबुल इस्लाम मस्जिद में प्रवेश बनाना था, बिल्कुल प्रवेश द्वार ही था, ठीक है। लाल किला कुतुब मीनार के पास में आई थी, ठीक है। इस दरवाजे में सफेद पत्थर का प्रयोग किया गया, बिल्कुल ठीक है। मार्शन ने अलाई दरवाजे के बारे में कहा कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, ठीक है। ध्यान, बर्नी ने कहा था, किसने कहा था? पर्सी ब्राउन ने कहा था, पर्सी ब्राउन ने कहा था, सॉरी ध्यान में रखें, बर्नी नहीं, पर्सी ब्राउन ने, ठीक है, न कि मार्शल ने कहा था। इस्लामी वास्तुकला का बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट नमूना बताया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लास्ट पेज में प्रसिद्ध प्रवेश कर चुके हैं हम लोग। जमात खान मस्जिद का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने अजमेर में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप करवाया था, ठीक है। भरतपुर में उखा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के द्वारा करवाया गया था। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अजमेर में खिलजी खान ने निर्मित करवाया था। तो अजमेर में आपको मिलेगा क्या? निजामुद्दीन औलिया का। हालांकि निजामुद्दीन औलिया का मुख्य जो मृत्यु दिल्ली में हुई थी, इसका निजामुद्दीन औलिया का जो क्या बोलते हैं उसका, निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में ही है ना, जी जी, दिल्ली ठीक में है, है। दिल्ली में ही है, ठीक है। निम्नलिखित में किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था? ठीक है, जहां पनाह नगर का निर्माण नदीम फिरोज शाह चिश्ती तुगलक ने। का अजमेर में। हाँ ठीक है, आपको लगता है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अजमेर में खींच खान ने निर्मित करवाया था? हो सकता है 2 जगह भी हो, लेकिन मुख्यतः इनका निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में है, ठीक है। अब मोइनुद्दीन चिश्ती का ध्यान में रखेंगे तो अजमेर शरीफ में। तो जहां पनाह नगर का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। बाराखंबा महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसे धर्मनिरपेक्ष इमारत माना जाता बाराखंबा को, ठीक है। फिरोज शाह कोटला की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। काली मस्जिद का निर्माण भी फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। खिरकी मस्जिद का निर्माण खाने जहां जूना शाह के द्वारा जहांपनाह नगर में निर्मित करवाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लोधी काल में वास्तुकला के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। बहलोल लोधी का मकबरा सिकंदर लोधी के द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल ठीक है। सिकंदर लोधी का मकबरा का निर्माण इब्राहिम लोधी ने करवाया था, वो भी ठीक है। मोट मस्जिद का निर्माण बहलोल लोधी ने करवाया था, गलत है। बहलोल लोधी ने सिकंदर लोधी ने मोट तो मोट मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। किसने? सिकंदर लोधी ने, ठीक है। मियाँ बुआ मोट ने मस्जिद का करवाया निर्माण था। सिकंदर सिकंदर लोधी ने के वजीर मियां भुज के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सिकंदर लोधी का मकबरा दिल्ली में इब्राहिम लोधी के द्वारा बनाया गया। बहलोल लोधी का मकबरा दिल्ली में सिकंदर लोधी के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। मोट का मस्जिद की प्रशंसा करते हुए सैयद अहमद ने कहा है कि यह लोधी स्थापत्य कला की सुंदर उपहार या फिर कृति है। पर्सी ब्राउन ने सैयद एवं लोधी युग के मकबरों का युग के नाम से भी संबोधित किया है। बड़े खान एवं छोटे खान के मकबरे का निर्माण सिकंदर लोधी ने करवाया था। बड़े खान एवं छोटे खान, ठीक है। दिल्ली दिल्ली सल्तनत कालीन चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सामान्य सल्तनत काल को भारतीय चित्रकला के पतन का काल माना जाता है। सर्वप्रथम मोहम्मद अब्दुल्लाह चगताई ने यह विचार प्रस्तुत किया कि दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का अस्तित्व था। 1947 में, ठीक है, हरमन गोइट्स ने द जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अपना एक लेख छपवाकर यह विचार व्यक्त किया कि दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का अस्तित्व था, ठीक है। हालांकि दिल्ली सल्तनत में उतना चित्रकला आपको नहीं देखने को मिलता, लेकिन सारे कथन की बात करेंगे आपका सही है, ठीक है। चित्रकला का मुख्यतः उत्कर्ष की बात करेंगे। मुगल साम्राज्य में जहांगीर के शासनकाल में आपको देखने को मिलता है चित्रकला अपने चरम पे थी, ठीक है। यहाँ तक कि जहांगीर ये भी दावा किया करता था कोई चित्रकार ने किसी की आंख बनाई है, किसी की भौं बनाई है, तो मैं दोनों को पहचान के बता दूंगा इसे आंख किसने बनाई है, उसकी आईब्रो या फिर भौं किसने बनाई है, ठीक है। इतना अपने आप को पारखी समझता है, ठीक है। निम्न कथनों पर सावधानी पूर्वक विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें, ठीक है। तुर्कों ने अपने साथ रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र लाए, बिल्कुल लाए। शेख मुद्दीन चिश्ती के अनुसार संगीत आत्मा के लिए पौष्टिक आहार, बिल्कुल। जो सूफी संत थे तो संगीत की प्रशंसा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बलबन का पुत्र कैकुबा ने संगीतकारों एवं गजल गायकों का राज्य छोड़ने का आदेश दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। राज्य छोड़ने का आदेश दिया था औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने दिया था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम कव्वाली के गान अमीर खुसरो ने प्रचलित किया था, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बर्नी ने इस समय मशहूर संगीतकारों, ठीक है, शाह चंगी, नुसरत खातून एवं मेहर अफरोज का उल्लेख किया है, ठीक है। अलाउद्दीन के दरबार में महान कवि एवं संगीत अमीर खुसरी को संरक्षण प्रदान था, ठीक है। उसने दक्षिण के महान गायक गोपाल नायक को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। इस काल में प्रचलित ख्याल गायकी आविष्कार का श्रेय जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी को दिया जाता है। ख्याल, ठीक है, कौन सा था, ध्यान रखेंगे, ख्याल गायकी का, ठीक है। सल्तनत काल में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने कव्वाली गायन को भी प्रचलन किया था।
अमीर खुसरो को सितार एवं तबले का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, सितार और तबले का, ठीक है, न कि मतलब बीना का। ठीक है, सितार एवं तबले ध्यान रखें महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता था। इसी के साथ आज का डे क्या होता है, यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं नए डे के साथ। आई थिंक उसमें क्या पढ़ना होगा तो आप लोग जानते ही है, मुगल पढ़ना होगा। ठीक है, डे 14 में कल की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ 4 से 5 दिन में आपका क्या होगा, इतिहास पूरी तरीके से समाप्त हो